नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। राज आंखें तेरी, जिसकी राइटर है महागुल, ये उसकी दूसरी किस्त है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पहली किस्त बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस दूसरी किस्त को। क्या खबर है, कब बन रहा है मोहसिन चौधरी सरपंच? आसिम चौधरी ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए सर लहजे में इस्तफार किया। जी, इस जुमा को इसके सरपंच बनने की रस्म होनी है और अगले महीने उसकी शादी पूरे रस्मों रवाजों से तय होना पाई है। नूर बेगम और सलाहुद्दीन साहिब गए हैं अपने रिश्तेदारों में यह खबर देने। मुलाजिम की बात पर आसिम चौधरी ने हुनकारा भरा। जो काम कहा था उसका इंतज़ाम हो गया? अपना पिस्टल लोड करते सर लहजे में कहा। तो मुलाजिम ने इस बात में सर हिलाया। मोहसिन चौधरी के सरपंच बनने के 1-2 हफ्ते बाद उस पर यह इल्ज़ाम लग जाना चाहिए, वरना मैं तुझे जिंदा दीवार से लगा दूंगा कील ठोंक कर, सख्त लहजे में कहते कदम बाहर की जानिब बढ़ाए तो मुलाजिम सर हिलाता पीछे हुआ। चला गया वो चौधरी हवेली से बाहर। मालूम किया कि कौन कौन है इस वक्त हवेली? जी छोटे साहब, कुछ मुलाजमा है जिन्हें पैसे दे चुका हूँ और कह चुका हूँ कि आपकी मुलाकात करवानी है बीबी जी से, क्योंकि मोहसिन चौधरी ने ज़बरदस्ती शादी की है और वो आपसे मोहब्बत करती हैं। सलाहुद्दीन साहिब के एहसानों की वजह से वो ये जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं और अब आप उनसे मिलकर बात करना चाहते हैं। हयात बीबी की मुलाजमा भी उन जैसी ही बोली थी, आ गई बातों में। अब 4 बजे तक आप हवेली जा सकते हैं, तब मोहसिन चौधरी डेरे पर आराम कर रहा होता है। मुलाजिम के तफसीली जवाब पर आसिम चौधरी का मकरूह कहका गूंजा। अगर आज मैं कामयाब हो गया तो मोहसिन चौधरी सारी उम्र आराम से महरूम हो जाएगा, खबासत में कहते अपनी जीप में बैठते जन से भगा ले गया, जबकि मुलाजिम तासुफ से सर हिलाए दोबारा डेरे के कामों में मसरूफ़ हो गया। अपनी ड्रेस चेंज करके अभी वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी, हाथ में थामा फर्स्ट एड बॉक्स कबड़ में रखने ही वाली थी कि कमरे का दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से खुलकर बंद हुआ। तो अरूब ने चौंक कर आने वाले को देखा। अपने सामने युमान शाह को देख अरूब ने नामहसूस अंदाज में फर्स्ट बॉक्स कबड़ में करते दराज बंद करना चाहा, मगर इससे पहले ही युमान शाह ने दरवाजे पर हाथ रखकर बंद करने से रोक दिया। अब दरवाजे के एक जानिब युमान शाह ब्राउन पैंट के साथ नेवी कलर की शर्ट पहने, जिसके ऊपरी 2 बटन हमेशा की तरह खुले हुए थे। सिल्की भूरे बालों के कलर को चेंज किया गया था, जो अब डार्क ब्राउन कलर लिए बेतरतीबी से माथे पर बिखरे हुए थे। गले में पहनी चेन अपनी उंगली से घुमाते शहद रंग गहरी बोलती आंखों को सुकेड़े अरूब के चेहरे के तासुरात बगौर देख रहा था। कंधे पर क्या हुआ है तुम्हारे? सख्त लहजे में किए गए सवाल पर एक पल को अरूब गड़बड़ाई, मगर फिर अपने तासुरात पर काबू पाकर मुस्कुराकर युमान शाह को देखा, जो अपना दायां हाथ दरवाजे पर रखे उसे बंद होने से रोके खड़ा था। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मान, नरम लहजे में मुस्कुराकर जवाब देती वहाँ से फरार होना चाहा, मगर अरूब के झूठ पर युमान शाह के चेहरे के तासुरात तन गए। अपने करीब से गुजरती अरूब की कलाई पकड़कर उसे रोका और कब्र का दरवाज़ा एक धाड़ से बंद करते अरूब को दरवाजे के साथ पिन करके अपने दोनों हाथ उसके अतराफ में रखे। मत भूलो अरूब बीबी कि तुमसे मेरे पहले के बहुत से हिसाब बेबाक होने वाले हैं, जिन्हें सिर्फ रुखसती तक मैं डिले किए हुए हूँ। तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपने ज़बान का इस्तेमाल मेरे सामने झूठ बोलने के लिए ना ही किया करो। अरूब को सख्त नज़रों से देखते एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। तो अरूब ने गहरी सांस लेते खुद को पुरसुकून करना चाहा, वरना इस दिमाग से किसके शख्स ने अरूब का दिमाग भी घुमा देना था। वो तीक में नए मिरर लगवाए थे, मगर शायद वो ठीक से सेट कर नहीं गए तो वो गिर के लग गया था। नज़रें युमान शाह की शर्ट के खुले बटनों पर टिकाए जवाब दिया और फिर हाथ बढ़ाकर इन बटनों को बंद कर दिया। डाइनिंग टेबल पर जब वो खाना खाने के लिए आया तब अरूब अपने कंधे को मूव करने की कोशिश कर रही थी। युमान शाह को आते देख उसने अपनी हरकत रोक दी, मगर युमान शाह की ज़ीरक निगाहें अरूब पर ही टिकी हुई थी। खाना खाने के दौरान चम्मच का इस्तेमाल करते, ख़ास तौर पर जग से पानी डालते अरूब के चेहरे पर आया होने वाले मामूली से भी तकलीफ़ के आसार को वो देख चुका था। मगर युमान शाह की जगह कोई और होता तो शायद बगौर देखकर भी वो अंदाज़ा न लगा पाता, क्योंकि अरूब चेहरे पर नॉर्मल तासुरात सजाए हुए थे। तुम गांव गए थे तो मुझे भी ले जाते, पता है कितना शौक़ है मुझे गांव देखने का। युमान शाह की अजीब खोजती नज़रों से बचने के लिए बात घुमाई तो युमान शाह के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। तुम्हें पता है तुम्हारा और इसका बात बदलने का अंदाज़ एक सा है, अरूब के बालों की लिड को उंगली पर लपेटते सपाट लहजे में कहा। तो अरूब ने चौंक कर युमान शाह के चेहरे को देखा। किसकी बात कर रहे हो मान? अपने खुश्क पड़ते हलक को तर करते अपने हाथों के प्याले में युमान शाह का चेहरा भरते नरम लहजे में इस्तफार किया। वही जो दावा करता है कि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानता है। अरूब के दाएं हाथ पर अपना हाथ रखते लहजे में जलन समोए मुंह बनाकर कहा। तो अरूब के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई।
अगर वो मुझे तुमसे ज़्यादा जानता है तो ये भी जानता होगा कि अरूप शाह को युमान शाह से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। अरूप शाह की दुनिया युमान शाह से शुरू होकर युमान शाह पर ख़त्म होते जाती है। माथा युमान शाह के माथे से टिकाए सरगोशी से कम आवाज़ में कहा तो युमान शाह ने अपना हाथ अरूप के बालों में उलझाकर सर पीछे को करते अपने लब अरूप के माथे पर जब्त किए। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो अरू? अपने हाथ की पुश्त अरूप के रुखसार पर फेरते वापस अपनी उसी बात पर आते सवाल किया। मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? सब कुछ सामने तो है, मैं तुमसे क्या छुपा सकती हूँ मान? युमान शाह के हाथ अपने चेहरे से हटाकर खिड़की की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा तो युमान शाह ने मुठ्ठियाँ भींचकर खुद से दूर जाती अरूप को खून ख्वार नज़रों से घूरा। सामने नज़र आता मंजर तो वो होता है जो लोग दिखाना चाहते हैं या वो जो हमारी आंखें देखने की सलाहियत रखती हैं, मगर हकीकत तो वो होती है ना जिसे इस मंजर की आड़ में छुपाया जाता है। कदम अरूप की जानिब बढ़ाते अरूप के बाजू को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते रुख अपनी जानिब करते तंजिया लहजे में कहा तो अरूप ने अपने लब भींचकर युमान शाह को देखा और युमान शाह की आंखें इतनी सलाहियत रखती हैं कि वो दिखाए जाने वाले मंजर के पसे मंजर में छुपी हकीकत को देख सके। तो मुझसे सिर्फ सच बोलो अरूप, वार्निंग देते लहजे में कहते अरूप को बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाते अपना एक पाँव बेड की पाइंती पर रखे झुकते हुए कहा मैं क्यों तुमसे झूठ बोल? तुम्हारी ये आंखें ये क्यों तुम्हारे लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रही? इस तरह से क्यों सहमी हुई नज़र आ रही हैं जैसे मैं किसी बात के नहीं राज के बारे में सवाल कर रहा हूँ। अरूप की बात मुकम्मल होने से पहले सख्त लहजे में काटते अपनी उंगलियों के पूरों से अरूप की आंखों को छूते हुए पूरे असरार लहजे में कहा तो अरूप ने युमान का हाथ अपने चेहरे से झटका। ये नया तरीका ढूंढा है मुझे तंग करने का तुम मान? अरूप ने झुंझला कर कहना चाहा मगर इससे पहले ही युमान शाह ने बाकी के अल्फाज को अपने होंठों में कैद कर लिया। तुम नहीं आप। अरूप के खून छलकाते चेहरे को देख तनबीह लहजे में कहा तो अरूप ने दांत किचकिचाकर उस जिन को देखा। मुझे आदत नहीं है आप कहने की और मुझे भी आदत नहीं है तुम सुनने की, आइंदा ख्याल करना। अरूप के लहजे में ही जवाब देते पीछे होकर कदम कबर्ड की जानिब बढ़ाए। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अरूप की जानिब आया तो अरूप का दिल किया इस ढीठ शख्स का सर फाड़ दे। मैं कर चुकी हूँ ड्रेसिंग, हड़बड़ाकर उठते हुए कहा और कदम बाहर की जानिब बढ़ाने चाहिए मगर उससे पहले ही युमान शाह ने कलाई से थामकर अरूप के मुंह के बल बेड पर धक्का दिया। अपना पाँव बेड पर रखकर बिना अरूप को समझने का मौका दिए हाथ बढ़ाकर शर्ट की जिप खोलकर उसे दोनों तरफ से खिसकाया। अपने सामने चू चरा करने वाले लोगों की चूंच मैं बहुत अच्छे से बंद करता हूँ और तुम तो हो भी मेरी बीवी, तो अपनी मज़ाहमतों और चू चरा को ज़रा कंट्रोल में रखो वरना जिस अंदाज में इन मज़ाहमतों को मैं ख़त्म करूँगा और इस चूंच को बंद करूँगा इसके बाद बात करते हुए भी एहतियात बरतोगी। पहले से लगी बैंडेज को एक झटके में खींचकर उतारते वो नीचे फेंक चुका था। जख्म पर नज़र पड़ी तो युमान शाह ने सख्ती से अपने जबड़े भींच लिए क्योंकि वो 2-3 इंच तो गहरा जख्म था और इस कदर लापरवाही की गई थी कि वो बिगड़ चुका था। इर्द गिर्द हुई स्वेलिंग को देख युमान का दिल किया इस लड़की को एक ही बार जान से मार दे। अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों को जख्म पर रखकर ज़ोर से दबाव डाला तो अरूप के किसी किस्म के रद्दोमल जाहिर न करने पर युमान शाह की आंखें पल में सुर्ख अंगारा हुई। ये हरकत उसने जानबूझकर की थी क्योंकि कोई आम शख्स होता तो ज़रूर चूंक पड़ता, मगर अरूप का कोई भी रद्दोमल जाहिर न करना युमान शाह पर बहुत कुछ पावर करवा चुका था। अपने ज़ख्म पर उठती टेसों को महसूस करके अरूप ने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए जबकि युमान शाह ने नरमी से बैंडेज करके अपने लब अरूप के ज़ख्म पर रखकर नरमी से उसका रुख अपनी जानिब किया, मगर अरूप की तकलीफ से सुर्ख पड़ती आंखों को लबाब पानियों से भरा और होंठों को सख्ती से दांतों तले दबाए देख सारा शक उड़न छू हो गया दिल खुश, या अभी तकलीफ देना बाकी है? युमान शाह को खुद से पीछे करते हुए चिल्लाकर कहा तो युमान ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा। आंसू साफ करती पीठ किए खड़ी अरूप को पुष्ट से अपने असार में लिया। तुम्हें कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? मेरे वजूद मेरी रूह का हिस्सा हो तुम्हारा होना मेरी ज़ात को मुकम्मल करता है उरू, तुम्हारे बिन तो युमान शाह अधूरा है। तुम्हारी आंखों की चमक मेरी ज़िंदगी में रोशनी भरती है, तुम्हारी चलती सांस से मेरे जीने की वजह है। मैं नहीं चाहता तुम किसी मुश्किल में पड़ो, नहीं चाहता किसी ऐसे रास्ते पर चलो जहाँ तुम्हें खुद पर तकलीफ़ें झेलनी पड़े। अरूप को नरमी से कमर से थाम कर रुख अपनी जानिब करते गमगीर लहजे में सरगोशी की तो अरूप ने अपना सर युमान शाह के सीने से टिका दिया। तुमसे लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, ज़बरदस्ती अपनी मनमानियाँ भी करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक तुम ही हो अरू, मेरी बीवी, मेरी बचपन के दोस्त, मेरी ज़िंदगी का हासिल। जब हर हक तुम्हें दिया है तो अपना हर हक भी तो तुम पर ही जताऊँगा ना।
थोड़ा रूडली बिहेव कर जाता हूँ, तुम्हें तकलीफ़ दे जाता हूँ। ये सब मैं जानबूझकर तो नहीं करता यार, बस नाराज़ हूँ तुमसे। जब तुम मेरी हो जाओगी तो ये नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। मगर नाराज़गी के बावजूद भी प्यार तो करता हूँ ना। मगर तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है। अरूप के बालों में हाथ उलझाकर चेहरा अपने रूबरू करते, अपनी गर्म सांसों की तपिश अरूप के चेहरे पर छोड़ते, बोझल लहजे में सरगोशी करते आखिर में शिकवा किया। तो अरूप ने शर्मो हया के बोझ से झुकती पलकों की बाहर को उठाकर खुद को लो देती नज़रों से देखते युमान शाह को देखा। तुम तकलीफ़ दो या मोहब्बत, नाराज़ हो या शिद्दत लुटाओ, पास आओ या दूर जाओ, दिल में तो बसते ही हो। अब चाहे मेरी सांसों से रूह में उतर जाओ, मुझे किसी बात पर एतराज़ नहीं। तुम और तुम्हारा हर अंदाज सर आंखों पर। बस एक बात याद रखना युमान शाह, मैं अगर सिर्फ तुम्हारी हूँ, मुझ पर अगर सिर्फ तुम्हारा हक है तो तुम भी सिर्फ मेरे हो, तुम पर भी सिर्फ मेरा हक है। युमान शाह की शहद रंग गहरी आंखों में अपनी ग्रे ग्रीन पुरस्रार आंखें गाड़ी शिद्दत भरे लहजे में कहा तो युमान शाह के अनाबी होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अरूप के बालों से हाथ हटाकर उसकी गर्दन में लपेटा, दूसरे बाजू को अरूप की कमर में लपेटकर उसे खुद में भींच लिया। अरूप के होंठों को अपने होंठों की सख्त गिरफ्त में लेते अरूप की सांसों की मशहूर कुन खुशबू को पूरी शिद्दत से अपने सीने में अंडेलते। वो पल में अरूप का तनफ्फुस बुरी तरह बिगाड़ चुका था। युमान शाह के दागते लम्स पर अरूप ने अपने बाजू युमान शाह की गर्दन में हायल करके सुकून से आंखें मोल ली। अपने होंठों पर बढ़ती युमान शाह की शिद्दतों पर अरूप को अपनी डांगों से जान निकलती महसूस हुई। कमरे की पुरफुसो फिजा में फैली मानी खेज खामोशी को मोबाइल की आवाज़ ने तोड़ा। युमान शाह जो बेखुद हुआ, अरूप की सांसों को खुद में उतारते मदहोशी के आलम में सब कुछ फरामोश किए हुए था। इस मदाखलत पर बुरी तरह बदमज़ा हुआ। नरमी से अरूप के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त से आज़ाद किया तो अरूप ने अपना सर युमान शाह की थोड़ी से टिका दिया। गहरे गहरे सांस लेती वो अपने बिगड़े तनफ्फुस को बहाल करने में हलकान हो रही थी। युमान शाह की इतनी सी कुर्बत भी अरूप की जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अरूप की कमर को सहलाते मोबाइल सामने किया तो मोहसिन चौधरी की कॉल देखकर ठटका। मोबाइल साइलेंट पर करके अरूप की जानिब मुतवज्जो हुआ। जो भी बात हो मुझसे शेयर करो अरूप, मुझसे कुछ छुपाना मत। अगर तुम्हारे बताने से पहले मैं खुद इस बात को जान गया तो अपनी खैर मनाना। लहजे का खुमार पल में गायब हुआ। अरूप के नम होंठों पर अपना अंगूठा फेरते सर लहजे में कहकर नरमी से अरूप के होंठों को छूकर तेज तेज कदम बढ़ाता रूम से बाहर निकलता चला गया। हयात की आंख खुली तो दोपहर के 3 बज रहे थे। कसलमंदी से आंखें मलते इर्द गिर्द मोहसिन चौधरी की तलाश में निगाह दौड़ाई। मोहसिन चौधरी को कमरे में ना पाकर चेहरे के जाविये पल में बिगड़े। कंफर्टर को फेंकने के अंदाज में खुद से दूर उछाला और पाँव बेड से नीचे रखे। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर खुद को मोहसिन चौधरी के कुर्ते में देख होंठों पर दिल फरेब से मुस्कुराहट रेंग गई। मोहसिन चौधरी की शिद्दतें वारफ्तगियाँ जज्बे लुटाती नजरें याद करके गाल शर्म से दहक उठे। कॉलर को हाथ से थामकर नाक के पास करके आंखें मूंद करके मोहसिन चौधरी की खुशबू को महसूस करना चाहा। अपनी हरकत पर ढेरों शर्म आई तो चेहरा हाथों में छुपा लिया। फिर वक्त गुजरने का एहसास हुआ तो जल्दी से कपड़े लेकर वाशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो बाल सुखाकर चुटिया के बल दिए और कदम नीचे की जाने बढ़ाए। हयात बीबी, खाना लगा दूँ आपके लिए? नीलो के पूछने पर हयात के सेन की तरफ जाते बढ़ते कदम रुके। नहीं, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा मेरा। तुम ये बताओ, मोहसिन के कपड़े दिए थे, आ गए इस्त्री होके? कुछ याद आने पर सख्त लहजे में पूछा तो नीलो हयात के सख्त लहजे पर हड़बड़ा गई। मोहसिन चौधरी की कुर्बत के रंग उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। खिली खिली सी हयात को देख नीलो को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। जी हयात बीबी, इस कमरे में रखवा दिए हैं। नीलो के आहिस्ता आवाज़ में जवाब देने पर हयात ने अपने कदम उस कमरे की जाने बढ़ाए। सुनो, आइंदा से बाहर मत भेजना, मैं खुद कर लिया करूँगी। पलटकर नीलो को आंखें दिखाते हुए कहा तो नीलो को हयात की अकल पर शक हुआ। लेकिन कैसे हयात बीबी? कैसे का क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मैं फोड़ हूँ, मुझे काम नहीं आता या मैं खुद काम से जान छुड़वाती हूँ? चलो ये सच भी हुआ, मगर अब मैं शादीशुदा हूँ। नहीं आता ना करना मुझे, एक दिन आ जाएगा, एक आध जोड़ा जलेगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, सीख लूँगी मैं भी। लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ टिकाकर आंखें छोटी करके नीलों पर चढ़ दौड़ी तो उसे सच में हयात की ज़हनी हालत पर शक हुआ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था जी। वो मर्दों के काटन या लट्ठे के कपड़े होते ना तो घर सही से इस्त्री नहीं होते, पंचायत पर भी जाना होता है, अच्छा नहीं लगता जी। नीलो ने हाथ में थामे सफाई वाले कपड़े को घुमाते हुए कहा तो हयात ने घूर कर उसे देखा। अभी हयात उसे जवाब देती कि लैंडलाइन की आवाज़ पर 200 की स्पीड पर भागकर फ़ोन उठाकर कानों से लगाया। हेलो सम, तेज़ सांसों और धड़कनों के शोर के दरमियान मोहब्बत से चूर लहजे में पुकारा
तो लैपटॉप पर नज़रें जमाए बैठे। मोहसिन चौधरी के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। मोहसिन चौधरी ने हवेली के चप्पे चप्पे में खुफिया कैमरे लगाए हुए थे। वो नाराज़ होता या हयात से दूर, मगर हयात की एक एक हरकत पर नज़र रखता था। आज भी जब से वो गया था अपने काम करने के बाद डेरे के सहन में एक साइड पर चारपाई बिछाकर सामने टेबल पर लैपटॉप रखे हयात को देखने में मसरूफ़ था। वो कब उठी और कब से नीलो की क्लास ले रही थी, जिसे देखते मोहसिन चौधरी का दिल कर रहा था कि कैके लगाए। कल जब यमान ने कहा वो घर जाए तो मोहसिन चौधरी उसे बता नहीं सका कि जब से यमान शाह न्यूज़ देख रहा था इस दौरान 100 बार से ज़ायद मोहसिन चौधरी मोबाइल ऑन करके हयात को देख चुका था। हो गई सुबह तुम्हारी? नज़रें हयात की खुशी से जगमगाते चेहरे पर टकाए खुमार आलूद लहजे में इस्तफार किया तो पल में हयात के गालों में सुर्खियां घुल गई। टेबल की सतह पर उंगलियां फेरती, होंठों को दांतों तले दबाए वो इस सवाल पर एकदम से चुप हो गई थी। आप कब आएंगे सम? मोहसिन चौधरी के सवाल को नज़रअंदाज करके इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए नरम लहजे में पूछा तो मोहसिन चौधरी के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट रक्स करने लगी। जब सम की जान बुलाएगी। एक नज़र सामने काम करते मुलाजमों पर डालकर नज़रें स्क्रीन पर जमाते मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया तो हयात की दिलकश हंसी गुंजी। स्क्रीन पर नजर आते इस जानलेवा मंजर को मोहसिन चौधरी ने अपने दिल में उतारा। आज जल्दी आ जाइएगा। मुँह बसूर कर उंगली को टेबल पर गोल गोल घुमाते फरमाइश की तो मोहसिन चौधरी ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। क्यों, सब खैरियत है ना? जल्दी आने की कोई ख़ास वजह? लहजे में हैरत समोए अनजान बनते हुए पूछा तो हयात ने दांत किचकिचाए। आपको मेरा ज़रा एहसास नहीं, कल भी देर से आए, आज फिर वैसी बातें कर रहे। नीलो लोग चले जाएंगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। गुस्से से दांत पीसते हुए कहा तो मोहसिन चौधरी ने उनकारा भरा। ठीक है, तुम्हारी तन्हाई मैं दूर कर दूंगा, मगर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बोझल लहजे में मानी खेज सवाल किया तो हयात ने बामुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाया। एक तो कल पहले मोहसिन चौधरी की नाराज़गी और बाद में शिद्दत से हयात को अपनी जान लबों पर महसूस हो रही थी और अब फिर वो वही बात कर रहा था जिसे सुन हयात के गाहल दहक उठे। अगर कल मोहसिन चौधरी की मनमानियाँ चली थी तो आज हयात का अपनी करने का दिल था। सम सरगोशी से भी कम आवाज़ में पुकारा तो मोहसिन चौधरी इस अंदाज पर दिलो जान से कुर्बान हुआ। हुक्म जाने सम। लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र आते हयात के चेहरे को अपनी उंगलियों के पूरे से छूते गमगीन लहजे में जवाब दिया। आप क्यों चाहते हैं कि मैं माँ जी को आपके सारे करतूत बता दूं कि आप जितने शरीफ नज़र आते हैं उतने हैं नहीं? इतना तो सारी उम्र में माँ जी ने हुक्का नहीं पिया उतना जितनी आप एक दिन में सिगरेट फूंक देते हैं। हयात के चिल्लाकर कहने पर पल में मोहसिन चौधरी के जज्बात भक्त से उड़े। खून खवार नज़रों से हयात को देखे दांत किचकिचाए। वो किस कदर गुम हो रहा था उसकी ज़ात में, मगर ये लड़की, मुझे आज यकीन हो गया ये जो गांव वाले कहते हैं बिल्कुल झूठ कहते हैं। नज़रें हयात पर टिकाए जो अब नीलो से इशारे से चॉकलेट मंगवा कर खाने में मसरूफ़ थी और फ़ोन कान से लगाए टेबल के किनारे पर बैठ चुकी थी। सख्त लहजे में कहा, क्या कहते हैं? हयात ने तजस्सुस से पूछा तो मोहसिन का दिल किया ये सामने हो इसके होश ठिकाने लगा दे। यही कि जब औरत शादी के बाद शौहर के रंग में रंग जाए। यू नो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? मोहसिन की बात पर हयात कानों की लो तक सुर्ख पड़ गई। आप इंसानों की तरह बता रहे हैं या मैं रखूँ फ़ोन? गड़बड़ाकर जवाब दिया तो मोहसिन चौधरी का दिलकश कहका गूंजा जिस पर काम वालों ने हैरत से मोहसिन चौधरी को देखा। बता रहा हूँ मेरी बेसब्री बीवी, यही कि जब शौहर औरत अपने शौहर की हो जाती है तो शर्मो हया इज्जत से उसकी अपने शौहर के सामने ज़बान नहीं खुलती, अपने सर के साईं के आगे सर और नज़रें झुकाए रखती है। मगर मेरे साथ तो मामला ही अलग है। मैं तो जब जब बेगम के करीब गया हूँ तब तब उसकी कैंची की तरह चलती ज़बान जो पहले मेरे सामने खुलती नहीं थी अब तलवार की तरह चलती है। होंठ का किनारा दांतों तले दबाया हयात के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते बात मुकम्मल की तो हयात झटके से टेबल से उतरी और एक हाथ अपनी कमर पर टिकाया। आप हैं ही ना शुक्र इंसान। एक तो आपको दुनिया में ही चलती फिरती हूर मिल गई, इस पर शुक्र करने के बजाय लाड साहब के शिकवे तो सुनो। आने दे माँ जी को, बताऊंगी उन्हें कि आप मुझे गूंगी हो जाने का कह रहे थे। गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे से चिल्लाते हुए कहा तो मोहसिन चौधरी ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया। पर तुम्हें किसने बताया कि जो हूरें आसमान पर हैं वो चल फिर नहीं सकती? हयात की बातों को इग्नोर किए मतलब का सवाल किया तो हयात ने जवाब दिए बगैर फ़ोन रखना चाहा। अच्छा सुनो, थोड़ी देर तक आ रहा हूँ मैं, तब तक तुम तैयार हो जाओ। आज पिंक कलर की नहीं रेड कलर की लिपस्टिक लगाना और चूड़ियाँ भी रेड कलर की पहनना। मोहब्बत भरे लहजे में कहकर मुलाजिम को अपनी जानिब भागते देख लैपटॉप बंद करके फ़ोन काट कर साइड पर रख दिया, जबकि दूसरी जानिब हयात ने बुरी तरह अपने लब को चलते साथ वाले कमरे का रुख किया। मोहसिन चौधरी के कपड़े उठाकर कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाए। मोहसिन चौधरी के कहे के मुताबिक तैयार होकर अब वो बेड पर मोहसिन के कपड़े फैलाए उन्हें कबर्ड में सेट कर रही थी। मोहसिन चौधरी की फेवरेट परफ्यूम उठाए
सब कपड़ों पर करती और कभी कमरे की खुशबू में फ़िज़ा में इस खुशबू को बिखेर कर महसूस करती। दूसरी जानिब ये सब देखते मोहसिन चौधरी के दिल में हयात की हरकतें हलचल मचा चुकी थी। मुलाजमों को कुछ ज़मीन के मुतालिक कोई बात करनी थी, जिसकी वजह से मोहसिन चौधरी अभी डेरे पर रुका हुआ था, वरना दिल तो चाह रहा था कि उड़कर अपनी नौटंकी बीवी के पास पहुंच जाए और उसे अपनी बाहों में भर ले। मगर एक ही दम मोहसिन चौधरी के चेहरे के तासुरात बदले। हयात जो कपड़े कबड़ में रखने में मसरूफ़ थी, कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर चौंकी। दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ी। मोहसिन चौधरी के बारे में सोचकर चेहरे पर गुलाल बिखरा। कबड़ का दरवाज़ा बंद करके जैसे ही सामने देखा तो मोहसिन चौधरी के बजाय आसिम चौधरी को देख चेहरे का रंग सरत में फक हुआ। क्या क्या कर रहे हो यहाँ तुम? अंदर भी कैसे आए? हयात के चिल्लाकर कहने पर आसिम चौधरी के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट रेंग गई। कैसे आया ये बात छोड़ो, क्या करने आया हूँ वो तुम्हें बताता हूँ। एक ही जश्न में हयात के करीब पहुंचकर हयात की बाजू को अपनी आहनी गिरफ्त में लेकर खबासत से कहका लगाते हुए कहा तो हयात ने एक ही झटके में अपना बाजू आसिम चौधरी की गिरफ्त से आज़ाद करवाया। घटिया लानती इंसान, शायद पिछली बार जो मोहसिन ने तुम्हारा हाल किया वो भूल गए हो। बिना डरे आसिम चौधरी के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए चिल्लाकर कहा और कदम खिड़की की जाने बढ़ाई कि आवाज़ लगाकर किसी को मदद के लिए पुकार सके, क्योंकि दरवाजे के सामने तो आसिम चौधरी खड़ा था। अभी हयात आगे बढ़ती कि आसिम चौधरी ने पीछे से हयात के बाल अपनी मुट्ठी में लेकर झटके से नीचे टेबल पर धक्का दिया। इस अचानक हुई अवतार पर हयात मुंह के बल टेबल पर गिरी। अभी हयात उठती कि आसिम चौधरी ने गुस्से से पागल होते हयात को गर्दन से थाम कर उसका सर टेबल पर इतनी ज़ोर से मारा कि माथे से निकलता खून पल में चेहरे को तर कर गया। दर्द की शदीद लहर हयात को अपने रगों पे में सरायत करती महसूस हुई। गाली, आज दूसरी बार तूने आसिम चौधरी पर हाथ उठाने की कोशिश की है। आज तो वो हाल करूँगा कि वो चौधरी तुझे देखना गवारा नहीं करेगा। तेरे चेहरे पर थूक कर जब तलाक देगा तब ये आसिम चौधरी तुझे अपने नाम करके तेरी हर रात को जहन्नुम की रात बनाएगा। हयात को बाहों से घसीटकर बेड पर पटकते हुए चिल्लाकर कहा तो हयात ने अपने माथे पर हाथ रखकर अपने सामने खड़े इस दरिंदे को देखा। हिम्मत करके उठकर भागना चाहा तो आसिम चौधरी ने अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर हयात के चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार कर दी, जिससे हयात को अपने कान साए साए करते महसूस हुए। छोड़ो मुझे मोहसिन, दर्द भरे लहजे में चिल्लाकर कहते खुद को छुड़वाना चाहा तो आसिम चौधरी ने हयात का दुपट्टा गले से खींचकर नीचे फेंका। हयात को बेड पर धक्का देकर उस पर झुकाया तो हयात ने नम नज़रों से आसिम चौधरी को देखा, जिसने बेदर्दी से हयात के कान में पहनी बाली को कान से खींचा तो हयात के दर्दनाक चीखें रूम में गूंज गई। बहुत गरूर है ना इस चौधरी को अपनी इज्जत पर। आज उसकी इज्जत को आसिम चौधरी अपने पांव तले रोंद कर मुंह के बल गिराएगा। हयात की कलाइयों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया कि कितनी ही चूड़ियां टूटकर हयात की कलाइयों को जख्मी कर चुकी थी। कानों में आसिम चौधरी का जुमला गूंजा तो आंखों के सामने मोहसिन चौधरी का चेहरा लहरा गया। एक बात ज़हन नशीन कर लो, तुम मोहसिन चौधरी की इज्जत हो और अपनी इज्जत पर मोहसिन चौधरी किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी इज्जत को बचाने के लिए मर भी सकता हूँ और जो भी इस इज्जत को बुरी नज़रिए ख़राब करने की कोशिश करेगा उसे मार भी सकता हूँ, फिर चाहे वो हयात बीबी तुम ही क्यों ना हो। मर्द छोटा बड़ा नहीं होता। मर्द अपनी हवस पूरी करने के लिए औरत की नस्ल, उम्र, ज़ात और रंग नहीं देखता। हर मर्द बुरा नहीं होता हयात, मगर सिर्फ अपने महरम रिश्तों तक। वो छोटे भाई जैसा है। आप कैसे? मुझे तुम मासूम लगती थी हयात, मगर तुम सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। भाई जैसा और भाई होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे ही भाई कहने से कोई भाई बन जाए ना हयात। तो बीबी कूड़े और क्रिकेट बोरियों में मासूम लड़कियों की लाशें न मिले, जिन्हें यही लोग अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो उन्हें अल्लाह रसूल का वास्ता ना देती होंगी? उन्हें हाथ जोड़कर ना कहती होंगी कि उनके साथ ये जुल्म ना करे, वो उनकी बहन बेटियों की उम्र की हैं, मगर वो नहीं ना सुनते उनकी। तुम लड़कियों के भाई कह देने से कोई मर्द तुम्हें बहन नहीं बना लेता। मोहसिन चौधरी की बातें कानों में गूंजी तो हयात ने नफरत भरी निगाहों से खुद पर झुके आसिम चौधरी को देखा। अपनी टांग पूरी ताकत से आसिम चौधरी के पेट में मारी तो वो दर्द से बुलबुलाकर एकदम पीछे हटा। मोहसिन चौधरी की बीवी हूँ मैं, उसकी इज्जत हूँ, बगैरत इंसान। और तुम्हें लगता था कि तुम आओगे और आसानी से मोहसिन चौधरी की इज्जत को रोन दोगे। मैं जान ना से मना मार दूंगी तुम्हें। टेबल पर पड़े डेकोरेशन पीस को उठाकर आसिम चौधरी के सर पर वार करते चिल्लाकर कहा। जब आसिम चौधरी सर पकड़कर नीचे बैठता गालियां बकना शुरू हुआ तो हयात ने भागकर दरवाज़ा खोलकर कदम सीढ़ियों की जाने बढ़ाए, मगर सीढ़ियों की जाने मुड़ने से पहले ही किसी के तवाना फुलादी सीने से टकराई तो हयात को लगा उसे फिर से ज़िंदगी बख्श दी हो, जिस तरह किसी ने जहन्नुम की आग से निकाल कर जन्नत की छाँव में ला खड़ा कर दिया। चेहरे देखे बिना ही इस खुशबू को महसूस करके हयात ने अपने दोनों हाथ
सामने खड़े वजूद के गिर लपेटकर चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। दोनों के तेज़ी से धड़कते दिल साथ मिले तो पल को साकत हो गए। अपने कमरे में आसिम चौधरी को देख मोहसिन चौधरी को अपने दिमाग की शरियानें फटती हुई महसूस हुई। लैपटॉप हाथ में थामे भागने के अंदाज में कार तक पहुंचा और जन करके कार भगा ले गया। मगर जैसे ही रास्ते में आया तो रास्ते को जानवरों से बंद पाया, क्योंकि गांव में सुबह या असर के वक्त लोग अपने जानवरों, गायें, भैंसों को नहर में ले जाके नहलाते थे। रास्ते को बंद देख मोहसिन चौधरी की आंखें पल में सुर्ख अंगार हुई। एक नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर डाली तो मोहसिन चौधरी का दिल किया दुनिया को आग लगा दे। अगर वो दूसरे रास्ते से जाता तो ज़्यादा वक्त लगता, इसीलिए कार से निकलकर भागते हुए इन जानवरों के दरमियान से रास्ता बनाते हवेली की जानिब भागा। 20 मिनट के रास्ते को 10 मिनट में तय करते जब हवेली पहुंचा तो हवेली के बाहर बैठा चौकीदार गहरी नींद में सोया हुआ था, जिसे नज़रअंदाज करके मोहसिन चौधरी भागते हुए हवेली दाखिल हुआ। सेन से सीढ़ियों तक का सफ़र मोहसिन चौधरी को किसी पुल से रात से कम न लगा। ऐसा लग रहा था जितने कदम आगे बढ़ा रहा है उतने कदम पीछे को धकेल दिया जा रहा है, कि फासला है कि सिमटने का नाम नहीं ले रहा। सीढ़ियाँ फलांगते जैसे ही ऊपर पहुंचा तो कमरे से निकलती हयात, जिसका चेहरा खून से तर था, जिसे देख मोहसिन चौधरी को अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। आगे बढ़कर हयात को थामना चाहिए, इससे पहले ही वो मोहसिन चौधरी के सीने से आ लगी। अगर मोहसिन चौधरी से कोई पूछता कि उसने मौत देखी है तो वो बिला ताख़ीर हाँ कह देता। अपनी ज़िंदगी को इस हाल में देखना मोहसिन चौधरी के लिए किसी मौत से कम तो नहीं था। हयात को खुद में भेजते मोहसिन चौधरी ने उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि तभी कमरे से गालियां बकता आसिम चौधरी बाहर निकला। अपने सामने मोहसिन चौधरी को देख पल को ठटका, मगर फिर कदम उसके जाने बढ़ाए कि तभी मोहसिन चौधरी ने अपनी कमर से पिस्टल निकालकर आसिम चौधरी पर फायर किए। एक गोली टांग और दूसरी बाजू पर लगने से आसिम चौधरी नीचे गिरा तो मोहसिन ने डर से कांपती हयात को बाजू से थामकर अपने रूबरू किया। मेरी बहादुर बीवी, रोना नहीं। हयात के माथे पर अपना दहकता लम्ब छोड़कर अपनी अजरक उतारकर हयात के गिर लपेटी। मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, रूम में जाओ, मैं आ रहा हूँ। हयात का गाल नरमी से थपथपाकर रूम में जाने का कहा। जितनी नरमी हयात के लिए लहजे में थी उससे कहीं ज़्यादा वहशत आंखों से टपक रही थी। हयात को नरमी से थाम कर रुख कमरे की जानिब किया। इस गाली के कहने पर आया था मैं, नाटक कर रही है ये। दर्द से बुलबुलाते हुए भी आसिम चौधरी ने जहर उगला तो हयात को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई, मगर मोहसिन ने उसे नज़रअंदाज किया। हयात को रूम में दाखिल करके कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आसिम चौधरी की जानिब मुतवज्जा हुआ। तब तक गोली की आवाज़ सुनकर बागीचे में बैठी मुलाजमाएं और चौकीदार भी भागता हुआ वहाँ आया। आसिम चौधरी को गिरबान से थाम कर मोहसिन चौधरी ने अपने सामने किया। मोहसिन चौधरी की बीवी, उसकी इज्जत है वो, मैं उस पर पड़ने वाली बुरी निगाह को हाथों से नोच लूँ, तूने हाथ भी कैसे लगाया उसे? आसिम चौधरी के बाजू को एक झटका देकर तोड़ते शेर की तरह घराते हुए कहा तो मुलाजमों ने होंठों पर हाथ रखकर इस खौफनाक मंजर को देखा कि खून से लथपथ आसिम चौधरी को कैसे मोहसिन चौधरी ने धनक कर रख दिया था। चौकीदार को तो अपनी जान निकलती महसूस हुई। आसिम चौधरी के बेहोश वजूद को उठाकर सामने किया और सीढ़ियों की जानिब कदम करके सीढ़ियों से नीचे फेंका तो औरतों की दिल खराश चीखें गूंज उठी। चुप, एक आवाज़ न निकली वरना यहीं गाड़ दूंगा। धारते हुए कहा तो सब सांस तक रुक गए। तुम्हारे होते कोई शख्स हवेली का दरवाज़ा कैसे पार कर गया? और मोहसिन चौधरी के कहर का निशाना चौकीदार था, जिसे पल में मोहसिन चौधरी ने धनक कर रख दिया। जाकर बोल दो गांव में कि मोहसिन चौधरी से किसी बात पर झगड़ा हुआ तो मोहसिन चौधरी ने इसकी ये हालत कर दी। अगर इसके अलावा कोई बात बाहर निकली तो इस गाँव से तुम लोगों के ख़ानदान वालों के जनाजे उठेंगे। सर लहजे में कहते चौकीदार को धक्का दिया तो वो लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियाँ उतरता आसिम चौधरी के वजूद को घसीटने लगा। मुझे सच सुनना है नीलो, तुम लोगों के होते किस तरह वो शख्स मेरी बीवी के कमरे तक पहुंच गया? नीलो की गर्दन को हाथों में दबोचती आंखों में वहशत लिए दहाड़ा तो दूसरी मुलाजमा ने रोते हुए सारी बात बताई तो मोहसिन को अपने खून में शरारे फूटते महसूस हुए। दफ़ा हो जाओ सब की सब, आज के बाद शक्ल ना देखूं और अगर बाहर जाकर कोई बकवास की तो अपने हाथों से तुम लोगों की जान लूँगा। नीलो की गर्दन छोड़ते ज़मीन पर धक्का दिया तो मुलाजमाएं रोती हुई मोहसिन के पाँव पर पड़ गई, जिस पर मोहसिन अपनी टांग चटकते पीछे हटा। अंदर मौजूद जो लड़की है ना, वो मोहसिन चौधरी के जीने की वजह है, इसलिए दफ़ा हो जाओ। औरत ना होती तो अभी ज़मीन में जिंदा गाड़ देता। एक एक लफ्ज़ चबाकर दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। मोहसिन चौधरी कमरे में दाखिल हुआ तो बेचैन नज़रों ने हयात को तलाशा। वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पर जल्दी से रुख वाशरूम की जानिब किया तो पाँव के नीचे किसी चीज़ को महसूस करके रुका। हयात की बाली को उठाकर आंखों के सामने किया तो दिल किया कि आसिम चौधरी सामने हो तो मोहसिन चौधरी उसे जान से मार दे। वाशरूम का दरवाज़ा नॉक करने की जहमत किए बगैर अंदर दाखिल हुआ तो मोहसिन चौधरी को लगा किसी ने उसका दिल पाँव तले रख कर कुचल दिया। हयात को
टांगों में मुंह छुपाए शावर के नीचे बैठे खौफ से कपकपाते देख मोहसिन चौधरी एक ही जस्त में हयात तक पहुंचा। हयात के चेहरे को सामने करते लहजे में तड़प लिए कहा। तो हयात ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाकर खुद को पीछे घसीटना चाहा। मैं नहीं जानती, मैं नहीं बुलाया। सम हिचकियों से रोते टूटे फूटे लफ्ज़ अदा किए तो मोहसिन ने तड़प कर हयात को अपने असार में लिया। चौधरी कुर्बान अपनी जान पर, मैंने तुम्हें कुछ कहा या कोई सवाल किया? तुम्हें लगता है मुझे तुम पर यकीन नहीं? मुझे अपनी ज़िंदगी, अपनी सांसों, खुद से ज़्यादा अपनी हयात पर यकीन है। हयात के माथे पर अपना लम्ब छोड़ते शिद्दत से कहा। तो हयात ने खुद को मोहसिन चौधरी के सीने में छुपाए फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। तो मोहसिन चौधरी ने जब से आंखें मीच कर हयात को खुद में भींच लिया। मोहसिन चौधरी का बस नहीं चल रहा था कि दुनिया को तहस नहस कर दे। हयात का चेहरा सामने किया और हाथ बढ़ाकर माथे पर लगे जख्म को अपनी उंगलियों के पोरों से छुआ जिस पर हयात की सिसकी निकली। तो मोहसिन चौधरी ने अपने जबड़े भेजकर शावर बंद किया और हयात को बाहों में भरकर कदम वाशरूम से बाहर बढ़ाए। हयात को नरमी से बेड पर बिठाकर उठना चाहा तो हयात ने तड़प कर मोहसिन का बाजू थाम लिया। कहीं नहीं जा रहा मेरी जान, यहीं हो। हयात की नम आंखों पर अपने लब रखते नरमी से बाजू छुड़वाकर कब्र तक गया। हयात का ड्रेस निकाल कर वापस आया तो नज़रें हयात के कपकपाते वजूद पर ठहर गई। गुस्सा फिर से एक बार ऊद आया। ड्रेस हयात के पाँव के पास रखकर नरमी से हयात को अपने हसार में लिया। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की तो हयात ने बेसाख्ता खुद को मोहसिन के सीने में छुपाना चाहा। अपने मोहसिन के होते हुए ऐसे डरोगी तो मुझे बुरा लगेगा हयात। जब मुझे तुम पर यकीन है तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा? नरमी से हयात के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा तो हयात के रुके आंसू फिर से बहने लगे। हयात को नरमी से थाम कर खुद से अलग किया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के हयात का ड्रेस चेंज करके लाइट ऑन की। हयात के आंसुओं को अपने होंठों से चुनते अपने हसार में लेकर बेड पर नीम दराज हो गया। मोबाइल निकालकर अपने खास आदमी को मैसेज किया तो अगले 15 मिनट में दरवाजे पर दस्तक हुई। तो हयात ने तड़प कर दरवाजे की जानिब देखा। रोना बंद करो और यूँ डरना भी। तुम तो मेरी बहादुर बीवी हो ना, तो फिर क्यों किसी से डर रही हो? हयात का चेहरा हाथों में भरते नरम लहजे में कहा। तो हयात ने बेबस निगाहों से मोहसिन चौधरी को देखा जो अब उठकर दरवाजे तक जा रहा था। मोहसिन के दरवाज़ा खुलने पर मोहसिन के खास आदमी ने सलाम किया और जवाब हाथ में थामी खाने की ट्रे आगे बढ़ाई जिसे थाम मोहसिन दरवाज़ा बंद करता हयात की जानिब बढ़ा। मुझे नहीं खाना। मोहसिन के नवाला बढ़ाने पर हयात ने रुख फेरते हुए कहा जिस पर मोहसिन ने बेबस सी निगाह से सकती हुई हयात पर डाली। आगे बढ़कर हयात को अपने हसार में लेकर हयात की पुश्त को अपने सीने में भेजकर ज़बरदस्ती हयात के मुंह में नवाला डाला। अगर किसी गैर ज़रूरी शख्स की वजह से तुमने खुद से लापरवाही बरती तो मुझसे बुरा कोई नहीं। और किस बात का डर है हयात? उस जैसे लोगों से डरना नहीं, उन्हें डराना चाहिए। मोहसिन चौधरी की बीवी होने के अलावा तुम एक औरत हो। औरत से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर कोई नहीं। अगर औरत कमज़ोर होती तो वो कभी भी माँ के रुतबे पर फाइज ना होती। मर्द से ज़्यादा हौसला और बर्दाश्त का मादा औरत में होता है। कभी इतनी मुश्किलों का सामना करके वो हम मर्दों को पैदा करती है, तो फिर हम जैसों से क्यों डरना जिनका वजूद ही औरत की वजह से है। औरत सिर्फ अपने पसंदीदा मर्द या शौहर के लिए नरम दिल होती है, वरना इससे ज़्यादा सख्त दिल कोई नहीं होता है यार। औरत सिर्फ अपने शौहर के आगे, उसकी मोहब्बत के आगे कमज़ोर पड़ सकती है, आसिम चौधरी जैसे दरिंदों के आगे नहीं। और मुझे फ़ख्र है कि मेरी बीवी ने उसे उसकी औकात याद दिलाई, डरने की बजाय हिम्मत से मुकाबला किया। हयात को ज़बरदस्ती खाना खिलाते सख्त लहजे में अपनी बात कही तो हयात ने अपने आंसू साफ करके रुख मोड़कर फिर से खुद को मोहसिन चौधरी के सीने में छुपा लिया, जिस पर मोहसिन ने गहरी सांस भरकर ट्रे साइड टेबल पर रखी, कंफर्टर खोलकर दोनों के वजूद को कवर किया और हयात का सर अपने सीने पर रखकर उसे अपने हसार में कैद कर लिया। मैं डर गई थी सम, मुझे लगा मुझे गलत समझोगे। मुझे लगा अगर वो मुझे बर्बाद कर गया तो आप मुझे छोड़ देंगे, हमेशा की तरह कोई भी बात दिल में रखने की बजाय, मोहसिन चौधरी से कही, जिस पर मोहसिन ने सख्ती से हयात को खुद में भेजकर करवट बदलकर उस पर झुकाया। मुझे तुम्हारी रूह से इश्क है हयात, तुम्हारी मासूम हरकतों से, तुम्हारी बातों से। तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं नज़रें नहीं हटा पाता तुमसे, मगर मेरा दिल गवाही देता है तुम खूबसूरत ना भी होती तो ये इसी तरह तुम पर मरता जैसे अभी मरता है। मेरी इज़्ज़त तुम हो हयात। पहली बार वो कभी भी अपने गलीज़ इरादे में कामयाब ना हो पाता, वरना मोहसिन चौधरी से सारी ज़िंदगी ऐसी सज़ा देता कि वो हर रोज़ मरने की दुआ करता। तुम हयात हो, तुम जानती हो ना हयात का क्या मतलब होता है? तो बताओ, कोई अपनी हयात को कभी छोड़ सकता है? मैं वो लफ्ज़ होंठों पर भी नहीं लाना चाहता जो नहीं हुआ, मैं बाखुदा सोचना भी नहीं चाहता, मगर तुम यकीन रखो मोहसिन चौधरी अपनी हयात को नहीं छोड़ सकता। गमगीन लहजे में कहते हयात के होंठों को नरमी से छूकर पीछे हटा।
अब तुम मुझे बहका रही हो, अगर मैं बहका ना तो फिर तुम इस बात पर रोगी, मुस्कुराते हुए कहा। तो हयात के होंठों पर भी मुस्कुराहट रेंगे। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ, डरना नहीं, पीछे होकर कहा। तो हयात ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया तो मोहसिन कमरे का दरवाज़ा खोलकर किचन से फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला गया। सब खैरियत? मैसेज की बजाय डायरेक्ट फ़ोन कर रहे हो? ईमान शाह ने दूसरी रिंग पर फ़ोन उठाते हुए कहा। हमारे गांव से निकलते जो हॉस्पिटल आता है वहाँ एक शख्स ज़ख्मी हालत में पड़ा है, 2 गोलियां लगी हैं उसे, मगर वो बहुत कम है। उसे ऐसी तकलीफ़ दो कि सारी उम्र एड़ियाँ रगड़ने में गुजरे उसकी। मोहसिन चौधरी के सर लहजे पर ईमान शाह बुरी तरह चौंका। जुर्म? यक लफ्ज़ी सवाल पर मोहसिन चौधरी की रगत तन कर वाज़ेह हुई। मेरी बीवी, बकौल तुम्हारी बहन को मेरी गैर मौजूदगी में। मोहसिन अभी गुस्से में बात मुकम्मल करता कि ईमान शाह के सर लहजे पर खामोश हो गया। तुम्हें बस ये कहना चाहिए था मोहसिन चौधरी कि वो मेरी बहन का मुजरिम है। उसे जहन्नुम रसीद करने के लिए तुम्हारा इतना बताना ही काफ़ी था, बर्फ से सर लहजे में कहा। तो मोहसिन ने नफ़ी में सर हिलाया। जान से नहीं मारना, जीते जी मरे ऐसे ज़ख्म देना। अपनी बात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फर्स्ट एड बॉक्स तो रूम में भी था, मगर ईमान शाह से बात करने के लिए यही बहाना था, क्योंकि वैसे तो हयात ने बाहर आने नहीं देना था। तेज़ तेज़ कदम लेता 2-2 सीढ़ियों को एक साथ फलांगते कमरे में पहुंचा तो हयात को गहरी नींद सोते देख होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। दरवाज़ा बंद करके कदम हयात की जाने बढ़ाए। कमरे में हलचल महसूस करके आसिम चौधरी ने अपनी आंखें खोली तो नज़रें हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम के दरवाजे से टेक लगाए मोहसिन चौधरी के दोस्त से जा टकराई। क्या कर रहे हो यहाँ? मेरे मुलाजिम कहाँ हैं? अपनी कूनी पर जोर डालकर उठने की कोशिश करते हुए कहा। तो ईमान शाह के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। छोटे मगर मजबूत कदम लेता आसिम चौधरी के सर पर आन खड़ा हुआ, जेब से टेप निकालकर ज़बरदस्ती आसिम चौधरी के होंठों पर लगाई। अपने साथ मौजूद आदमी से हॉकी पकड़ी तो आसिम चौधरी ने तड़प कर नफ़ी में सर हिलाया, मगर इससे पहले ही ईमान शाह ने आसिम चौधरी को बालों से घसीटकर बिस्तर से नीचे फेंका और हॉकी से धनक कर रख दिया। बहन है वो मेरी, मेरे यार की इज्जत तू गाली, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी तरफ निगाह करने की? आसिम चौधरी को बालों से पकड़कर सर दीवार में मारा तो खून पानी की मानिंद सर से निकलता कपड़ों को रंगता चला गया। आधे घंटे से ज़्यादा देर तक आसिम चौधरी को ईमान शाह ने दुनिया में ही जहन्नुम की सैर करवाकर ठोकरे उसके नीम जान वजूद पर रसीद करके हॉकी ज़मीन पर आसिम चौधरी के चेहरे के पास फेंक कर बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती सजाए, बिना किसी खौफ के हॉस्पिटल के कॉरिडोर से निकलता चला गया। ये रही न्यू केसेस की फाइल, वाइल्ड वुल्फ ने फाइल टेबल पर रखते हुए कहा। तो ड्रैगू ने अपना सुगार सुलगाते हुए सर को खम दिया। मेरे आने से पहले भी कोई यहाँ आया था क्या? वाइल्ड वुल्फ ने इर्द गिर्द ब्लैक रूम में नजरें घुमाते हुए कहा। तो ड्रैगू ने चेयर की पुश्त छोड़कर अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाए। तुम्हारे अलावा भी बहुत से लोग इस टीम का हिस्सा हैं, फाइल अपनी जानिब खिसकाते हुए सर लहजे में कहा। तो वाइल्ड वुल्फ के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट दौड़ गई। मगर मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुम अब लड़कियों को भी हमारी टीम का हिस्सा बना रहे हो। वैसे आई लाइक दिस फ्रेगरेंस, पूछ के नाम बताना ताकि मैं अपनी बीवी के लिए भी ख़रीद लूँ। ड्रैगू के हाथ से सगार लेकर होंठों में दबाते तंजिया लहजे में कहा। तो ड्रैगू ने बेतासुर निगाह से वाइल्ड वुल्फ को देखा। एमपीए के बेटे की लाश का क्या बना? किसी को शक तो नहीं हुआ? वाइल्ड वुल्फ की बात को सिरे से नज़रअंदाज करते सवाल पूछा। सबकी नज़र में वो एक कार एक्सीडेंट है, मगर उसका बाप इस बात को नहीं मान रहा। पुलिस तफ्तीश करके ये साबित भी कर चुकी है कि यह सिर्फ हादसा है, मगर वो इस बात को मानने से इनकारी है। वाइल्ड वुल्फ ने सर्द लहजे में कहा। तो ड्रैगू का तंजिया कहका गुंजा। चाहे दुनिया को ना पता हो, चाहे वो एमपीए अपने बेटे की गलतियों को नज़रअंदाज करे, मगर उसका ज़मीर तो जानता है ना। और जो न्यूरपिस्ट अपने अंजाम को पहुँचे हैं और दुनिया ने सबूत के साथ देखे हैं, इसीलिए अब इस एमपीए की रूह तो तड़पेगी। किसी को बता भी नहीं सकता बेचारा कि उसे किस पे शक है। वाइल्ड वुल्फ के तंजिया लहजे पर कहने पर ड्रैगू ने खामोश निगाह उस पर डालकर फाइल का वर्क पलटा, और जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रहा था वैसे वैसे ही आंखों में खून उतर रहा था। माथे और गर्दन की रगें तनकर वाज़ेह होने लगी। मुझे अंदाज़ा था तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। ये तो सिर्फ एक फ़ाइल है, इस तरह की न जाने कितनी फाइल्स पुलिस स्टेशन में नाइंसाफ़ी के बोझ तले दब चुकी हैं। तुम्हारा कहना था कि सिर्फ रेप केसेस हम देखेंगे, मगर मुझे ये भी ज़रूरी लगा। उस फाइल में इन लड़कियों की डिटेल है जिन्हें मोहब्बत के नाम पर अंधेरी रात को घर से भागने पर मजबूर किया गया और बाद में उनकी इज्जत तार तार करके उन्हें कोठे और बाहर ममालिक में बेच दिया गया।
कुछ इन मासूम लड़कियों को भी डिटेल्स हैं जिन्हें शॉपिंग मॉल्स में चेंजिंग रूम में बनाएगी उनकी वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करके पहले पैसे बटोरे गए और फिर लहजे में आग से तपिश लिए एक एक लफ्ज़ पर जोर देते और आखिर में फिक्रा छोड़कर सामने टेबल पर मुक्का मारा। इनमें से बहुत सी बच्चियों ने सुसाइड किया है। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनकी पिक्स को एडिट करके वेबसाइट पर डाला गया है और कुछ इन दरिंदों की जिन्होंने गैरत के नाम पर अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलवाने की बजाय मौत के घाट उतार दिया। मेरी नज़र में वो भी मुजरिम है। जो पुलिस वालों ने केस दिया था वो सॉल्व हो गया है। उसमें भी कुछ रेप केसेस थे और एक दो जज थे जो कि उनके साथ मिले हुए थे। सबका ऊपर का टिकट कटाया है मैंने। अब ये तुम देख लो, क्योंकि मुझे एक केस मिला है, मैं उस पर काम करने वाला हूँ। वाइल्ड वुल्फ ने कंधे अचका कर कहा तो ड्रैगो अपनी जगह से उठा। ठीक है, मैं इन्हें देखता हूँ, तुम लाशें ठिकाने लगाने आ जाना। कदम बाहर के जाने बढ़ाते हुए कहा तो वाइल्ड लाइफ वुल्फ की बात पर पढ़कर उसे देखा। तुम्हें पता है, भेड़िया एक मील के फासले से अपने दुश्मन की बू को सूंघ लेता है। ड्रैगो के सामने खड़े होते आंखों में आंखें डालकर संजीदा लहजे में कहा, जब तक मेरे साथ काम कर रहे हो तब तक अपने नाक को इस काम से छुट्टी दो। बस हाथों को इस्तेमाल करो, वो भी मुजरिमों के गिरबान पकड़ने के लिए। वाइल्ड वुल्फ का कंधा थपथपा कर सर लहजे में कहा और ब्लैक रूम से निकलता चला गया। वाइल्ड वुल्फ कुछ देर तो खड़ा दूर जाते ड्रैगो की पुश्त देखता रहा, फिर सर झटक कर आंखें मूंद कर सर कुर्सी की पुश्त से टिका दिया। अपने सर के पास हो रही मुसलसल ठक ठक की आवाज़ पर एमपीए ने बेजारी से आंखें खोलकर आवाज़ का ताकुब करना चाहा, मगर अपने बेड के करीब सर के पास स्याह हुडी में बैठे शख्स को देखकर उछल कर अपनी जगह पर बैठा। डर से आवाज़ हलक में ही फंस गई, जबकि ड्रैगो बिना ध्यान दिए हाथ में थामे तेज धार खंजर की नोक को बेड के साइड टेबल पर मार रहा था। ड्रैगो ने टेप एमपीए की तरफ उछाला तो उसने साकत नज़रों से टैब की स्क्रीन को देखा, जहां उसका बेटा अपने हर जुर्म का एतराफ़ कर रहा था कि जैसे वो यूनी में लड़कियों को अपनी रैगिंग का निशाना बनाता। कैसे अपने आदमियों को कहकर उसने यूनी की लड़की को उठवा कर उसे ज़्यादती का निशाना बनाया। अगर तुम चाहते हो कि ये सब न्यूज़ पर ना आए तो चुपचाप वो करो जो मैं कहूँगा, वरना अपने बेटे का जनाजा तो उठा चुके हो, अपनी इज्जत के जनाजे के लिए भी तैयार हो जाओ। ड्रैगो के सर लहजे पर एमपीए के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। क्या करना है मुझे? बिना वक्त ज़ाया किए सवाल किया तो ड्रैगो की आंखों में चमक उतरी। अपने इलाके की सड़कों, स्कूल, कॉलेजों और मदरसे के माहौल को ठीक करो। गरीब लोग जो पानी की मुश्किलात से गुजर रहे हैं उन्हें दूर करो। ये एक्शन तुम सुबह ही लोगे। जो लोग रेप केसेस में जेल में हैं, अदालत को उनके खिलाफ जल्द से जल्द फैसला लेने पर मजबूर करो, वरना जो मैं करूँगा वो इन मुजुर्मों को तो तबाह करेगा, मगर तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेगा। सर लहजे में कहते अपनी जगह से उठा तो एमपीए ने कपकपाते जिस्म के साथ जल्द अस्बात में सर हिलाया, मगर उसे देखे बगैर ही ड्रैगो टेरेस की जाने बढ़ा और पल में वहाँ से गायब हो गया। एमपीए भागकर टेरेस पर आया और इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ड्रैगो के आने और खामोशी से चले जाने पर डर गया और कदम भागने के अंदाज में अपने मोबाइल की जाने बढ़ाया। नज़रें टैब पर चलती अपने बेटे की वीडियो पर थी, जिसमें वो अपने बाप के कारनामे भी बता रहा था। क्या कहाँ मर गए थे सालो? यहाँ मेरी नींदें हराम हो गई है, तुम लोग मरे हुए हो। कल मेरे टेबल पर रेप, मर्डर, जिन जिन लोगों इलाकों से लोगों की दरख्वास्तें आई हैं सब मौजूद हो, और मीडिया भी। बकवास बंद करो, जो कहा है वो करो, वरना तैयार हो जाओ अपने अंजाम के लिए। बिना दूसरे बंदे की आवाज़ सुने ही फ़ोन रखकर सर थाम लिया, क्योंकि ड्रैगो ने जो भी किया था उसके बाद पुलिस और आर्मी टीम बैठी थी जिस पर उसे ये सब करने से रोकने की तजवीज़ दी गई, मगर एक आर्मी सीनियर ऑफिसर ने मना कर दिया और कहा जो वो कर रहा है करने दे, अभी इसकी वजह से मुल्क या कौम को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो आर्मी है, वो हैंडल कर लेगी। जिस पर पुलिस चुप हो गई और ड्रैगो की तलाश को ख़त्म कर दिया, जिस पर यह खबरें गर्दिश करने लगी कि ड्रैगो आईएसआई का बंदा है, और अगर वो सच में आईएसआई का बंदा था तो ये बात उनके लिए ख़तरे का बाइस थी। इसीलिए एमपीए ने बिना वक्त ज़ाया किए उसकी बात पर अमल करने का सोचा, क्योंकि अगर आवाम के सामने ये बात आती तो दौलत शोहरत तो जाती, शायद ज़िंदगी भी ना बचती। अपना सर हाथों में थामे एमपीए अगले लाया अमल तैयार कर रहा था। नूर बेगम का फ़ोन आया था। उनका कहना था कि तुम्हारी और मोहसिम की शादी एक साथ हो, उनकी बेटियां भी तुर्की से आने वाली हैं, तो हम सब भी गांव आ जाएं। शाइस्ता बेगम की बात पर युमान शाह ने रूब के चेहरे से नज़रें हटाकर उन्हें देखा। इतनी दोस्ती मेरी मोहसिम के साथ नहीं जितनी आपकी नूर बेगम से हो गई है, और अब वहाँ जाने का प्लान भी बना लिया। युमान शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, और नज़र एक बार फिर अरूब शाह के चेहरे पर ठहर सी गई, जो लाउंज के सोफे पर बैठी मैगज़ीन देखने में मसरूफ़ थी। सिर्फ जाने का नहीं बल्कि वहाँ रहने का भी बरखुरदार।
तुम्हारी माँ वहाँ जाने के लिए बैग्स तैयार कर चुकी है और कल हमें निकलना है। अब तुम और अरूब अपनी तैयारी कर लो। शादी की जो शॉपिंग है वो सलाहुद्दीन साहिब ने कहा है वहाँ जाकर साथ मिलकर करेंगे। मुकर्रम शाह ने चाय पीते हुए कहा तो अरूब ने चौंक कर उनकी जानिब देखा, मगर फिर सर झटक कर नज़रें मैगजीन पर टिका दी, जबकि युमान शाह की ज़ीरक निगाहें अरूब के चेहरे के उतराव चढ़ाव देख रही थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त हद से ज़्यादा संजीदगी और चिड़चिड़ापन वाज़ेह हो रहा था। और फिर युमान शाह के देखते ही देखते वो उठकर बिना उनकी बातों की तरफ ध्यान दिए अपने रूम में बंद हो गई। इतने साल गुजर गए मगर अरूब आज भी वही है। इतनी बार समझाया कि इस सब में इसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हर साल इस बात को सोचकर खुद को क्यों तकलीफ देती है। शाइस्ता बेगम ने नम नज़रों से अरूब के कमरे के बंद दरवाजे को देखकर कहा तो युमान शाह ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। आप उसे छोड़िए, मैं देख लूँगा। आप सिर्फ ये बताइए कब तक रहने का इरादा है आपका वहाँ। मुस्कुराकर शाइस्ता बेगम की गोद में सर रखते हुए कहा तो शाइस्ता बेगम नम आंखों से मुस्कुरा दी। नूर बेगम ने कहा है कि गांव देखने में भी वक्त लगेगा, वो हमें अपने इर्द गिर्द के गांव दिखाएंगी, तो इसीलिए जल्दी आना होगा हमें। और फिर 1 माह बाद शादी है। शादी के बाद तुम्हें और मोहसिम को सैर के लिए भेजकर हम सब उम्रा पर जाएंगे। युमान शाह के बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुरा कर कहा तो युमान शाह ने मुँह बसोरा। मैं मोहसिम के साथ क्यों सैर पर जाऊंगा? शादी के बाद तो मुझे अपनी बीवी के साथ हनीमून जाना चाहिए, ना कि उस चौधरी के साथ शहर पर। युमान शाह के मुंह बसोर कर कहने पर मुकर्रम शाह का कहका बेसाख्ता था, जबकि युमान शाह की इतनी बेवाकी पर शाइस्ता बेगम शर्मिंदा सी हो गई। वही मतलब था मेरा, बस तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं जो मुंह फाड़कर हनीमून कहती फिरूं। युमान शाह का सर अपनी गोद से हटाकर किचन की जानिब जाते हुए कहा तो युमान शाह का कहका गूंजा। क्यों, बाबा ने भी आपसे यही कहा था कि जाने मन हम सैर पर जा रहे हैं। युमान शाह ने पीछे से हाँक लगाई तो मुकर्रम शाह ने घूर कर उसे देखा, जबकि युमान शाह कंधे झुकाकर अपने कमरे में बंद हो गया। अरूब की आंख अपने कमरे में हो रही खटपट से खुली। हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑन करके सामने देखा तो युमान शाह टेबल पर केक रखकर कैंडल जला रहा था। अरूब कंफर्टर हटाकर बेड से उठी और युमान शाह के करीब नीचे ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी। केक पर नज़र पड़ी तो आंखें पल में लबाब पानियों से भर गई। चेरी चीज़ केक जिस पर खूबसूरती से हैप्पी बर्थडे मिसेस युमान शाह लिखा हुआ था, जिसे देख अरूब ने वहाँ से उठना चाहा तो युमान ने कलाई से खींचकर दोबारा बिठाकर अरूब का चेहरा अपनी जानिब किया, जो अब आंसुओं से तर हो चुका था। ये सब क्यों कर रहे हो मान, जबकि तुम जानते हो मुझे कोई खुशी नहीं अपने पैदा होने की। सब कुछ खो दिया था मैंने इस मनहूस दिन की वजह से। अरूब के चिल्लाकर कहने पर युमान शाह ने उसे सर नज़रों से घूरा। अरूब के बाल अपनी मुट्ठी में दबोचकर अरूब को अपनी जानिब झुकाया। अब एक लफ्ज़ फजूल ना सुनो मैं अरूब, आज तक इस बात पर तुम्हारा ड्रामा बर्दाश्त किया मैंने, क्योंकि कोई हक नहीं था तुम पर। अब तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारी ज़िंदगी पर मेरा हक है और ये दिन मुझे अपनी ज़िंदगी के हर दिन से ज़्यादा अजीज़ है। इस दिन तुम्हें मेरा नसीब बनाकर इस दुनिया में भेजा गया था और मैं तुम्हारी किसी भी फजूल सोच की नज़र इसे हरगिज़ नहीं करूँगा, इसीलिए चुपचाप केक काटो। अरूब की नम आंखों पर अपने लब रखते सर लहजे में कहकर अरूब का रुख टेबल की तरफ करके पुश्त से उसे अपने सार में लेकर ज़बरदस्ती केक काटा, जबकि अरूब भीगी आंखों से केक पर जलती कैंडल को देख रही थी। थैंक यू फॉर कमिंग इन टू दिस वर्ल्ड फॉर मी। आई डोंट केयर वट यू थिंक बट आई जस्ट वॉन्ट टू से फाइंडिंग यू आई कंसिडर माई सेल्फ द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अरूब के मुंह में केक का टुकड़ा डालते मोहब्बत से चूर लहजे में सरगोशी करके अरूब के होंठों को नरमी से छुआ। तुम कैसे कह सकते हो मान, मेरी वजह से मामा बाबा मर गए। मैं ना जिद करती तो वो घर से बाहर ना जाते, मेरी वजह से मेरी बर्थडे को बाहर सेलिब्रेट करने की ज़िद की वजह से वो इस दुनिया से चले गए। मैंने क्यों ज़िद की मान, मैं नहीं भूल पाती उस दिन को। काश उनके साथ मैं भी मर। युमान शाह की गर्दन में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोती हुई युमान शाह को अंगारों पर घसीट गई थी। अरूब की आखिरी बात पर युमान शाह ने तड़प कर अरूब का चेहरा अपने हाथों में थाम कर अरूब के होंठों पर उंगली रखकर उसके अल्फाज को रोका। अपनी कमर पीछे सोफे पर टिकाकर अरूब को अपने सीने में भींच लिया। दुनिया में एक दिन में हज़ारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं और हज़ारों से ज़्यादा लोग मरते भी हैं अरूब, तो क्या वो मरने वाले इन पैदा होने वालों की वजह से मर गए? ऐसा नहीं है अरूब, हर कोई इस दुनिया में आने वाला अपनी वापसी का वक्त लिखवा कर आया, जो आया है उसे जाना भी है। हर इंसान की मौत अल्लाह ने किसी न किसी तरह लिखी है, मगर कोई दूसरा शख्स इसकी वजह नहीं हो सकता। तुम कैसे इस तरह सोचकर खुद को और मुझे तकलीफ़ दे सकती हो? उनकी मौत ऐसे ही लिखी थी। तुम जिद ना भी करती तो वजह कुछ और होती, मगर उन्हें उसी दिन जाना था। अरूब के आंसू साफ करते नरम लहजे में कहा तो अरूब ने हिचकियाँ भरते चेहरा युमान शाह के सीने में छुपा लिया।
Every passing moment makes me realize how important Arup Shah is to survival of Yuman Shah. You don't know how anxious my heart is to go down from your body to your soul. मैं यहाँ दिलो जान से तुम पर फिदा हो रहा हूँ और तुम ऐसी बातें करके मुझे मारने पर तुली हो। गमगीन लहजे में सरगोशी करते अपने लब अरूप के कान की लो पर रखकर शिकवा किया तो अरूप के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगे थोड़ी यमान शाह के सीने पर टिकाकर अपनी नम ग्रे ग्रीन आंखों से यमान शाह को देखा जो इस वक्त ग्रीन कलर की चेक वाली शर्ट पहने साथ ब्राउन पैंट पहने जानलेवा हद तक हैंडसम लग रहा था। डार्क ब्राउन बाल हमेशा की तरह माथे पर बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। अरूप ने हाथ बढ़ाकर यमान शाह के बालों को माथे से पीछे किया तो अरूप के लम्स को महसूस करके यमान शाह ने सुकून से आंखें मूंद ली। मेरा गिफ्ट या बस केक पर टरखा रहे हो? यमान शाह को मसनूई घूरते हुए कहा तो यमान शाह ने सख्त नज़रों से अरूप को देखा और फिर बिना अरूप को समझने का मौका दिए उसे अपनी बाहों में भरकर सोफे पर बिठाया। अरूप की पुश्त को सीने में भींचकर पॉकेट में हाथ डालकर एक पेंडेंट निकालकर अरूप की गर्दन से बाल हटाकर वो पेंडेंट अरूप की गर्दन में पहना दिया जो कि डायमंड का बहुत ही खूबसूरत पेंडेंट था जिस पर चांद और सितारा बने हुए थे और पेंडेंट की बैक साइड पर मिसेस यमान शाह लिखा हुआ था। ये बहुत ही खूबसूरत है मान, नम लहजे में यमान से कहा जो थोड़ी अरूप के कंधे पर टिकाए आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समंदर लिया अरूप के चेहरे पर बिखरे रोशनी के रंग देख रहा था। कभी कभी जो ऐसे मेहरबान होते हो तो लगता है कि मेरा शौहर भी कोई इंसान है, वरना तो अंगारे चबाते रहते हो और मुझे लगता है किसी इंसान से नहीं जिन से शादी होगी है मेरी। यमान शाह के गाल पर नरमी से अपने लब रखकर मुस्कुराते हुए कहा तो अरूप की बात पर यमान शाह ने घूर कर उसे देखा और कमर में हाथ डालकर खुद में भेजते सोफे पर पीछे को गिर गया। यह ज़बान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही तुम्हारी? अरूप को खशमगीन नज़रों से घूरते सख्त लहजे में कहा तो यमान शाह की बात पर अरूप ने आंखें घुमाकर उसे देखा। कोई ज़बान नहीं चल रही मेरी, बस तुम पाँव चलाओ अपने और निकलो यहाँ से, मुझे पैकिंग भी करनी है अपनी। यमान शाह को सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उठते हुए कहा तो अरूप की बात पर यमान शाह के माथे पर बल पड़े। अरूप की दोनों कलाइयों को अपनी मुट्ठी में दबोच कर एकदम से करवट बदलकर अरूप पर झुकाया। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? जो करना है कर लो, नहीं जाने वाला मैं, यहीं रहने वाला हूँ। सारी रात तुम्हारे करीब रहकर गुजारना चाहता हूँ और तुम्हारे हुक्म का ग़ुलाम नहीं हूँ मैं। जब आया अपनी मर्ज़ी से हूँ, जाऊँगा भी अपनी मर्ज़ी से। और इस दिन मेरी बात समझ नहीं आई थी, तुम ना सुनो, तुम्हारे मुँह से मैं दबे दबे लहजे में घरा कर कहा तो यमान शाह की इस कदर सख्त रद्द अमल पर अरूप फटी फटी आंखों से यमान शाह को देख रही थी। वो वाकई में पल में इंसान से जिन बनने का हुनर जानता था। शायद अपना खुश्क पड़ता ललक तर करके अपना दायां हाथ यमान शाह के गाल पर टिकाया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा मान, आपसे आप ही और भाई जाग रहे होंगे इसीलिए कह रही हूँ, कहीं वो देखकर कुछ गलत ना सोचें। यमान शाह का चेहरा हाथों में भरते नरम लहजे में कहा तो अरूप की बात पर यमान शाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरूप को खा जाने वाली नज़रों से देखा तो अरूप को अपनी गलती का एहसास हुआ कि नवाब साहब के सामने फिर क्या कह चुकी है। मेरे सामने अपनी ज़बान को सिर्फ मुझसे प्यार भरी बातें करने के लिए इस्तेमाल किया करो, ना कि उस्तानी की तरह लेक्चर झाड़ने के लिए, क्योंकि दूध पीता बच्चा नहीं हूँ मैं जिसे दुनिया की समझ नहीं है। मंगेतर के पास नहीं मनकू के पास आया हूँ। भाड़ में जाए जिसे जो सोचना सोचे और भाड़ में जाए तुम्हारे ये रस्मों रवाजों वाले एक्सक्यूज़, नहीं फॉलो करना मुझे इन्हें। निकाह में हो तुम मेरे, इतना काफ़ी है मेरे लिए, बाकी रस्मों रवाज खुद निभाती रहो। आई डोंट केयर अबाउट दैम। यू आर माई वाइफ एंड आई वॉन्ट यू, जस्ट वॉन्ट यू एंड दिस इज़ इनफ। मैं चाहे बर्थडे सेलिब्रेट करूं या सुहाग रात, मेरी मर्ज़ी। और तुमने ज़्यादा चूँ चरा की तो तुम्हारी खैर नहीं। अरूप के चेहरे को अपने हाथ में दबोचे सख्त लहजे में धारते हुए कहा और मज़ाहमत करती अरूप को बाहों में भरकर बैठकर रुक किया। यमान शाह का ऐसा इरादा तो नहीं था, मगर अरूप के हर बार खुद से दूर जाने वाली बात पर उसे पतंगे लग गए थे। जब वो उसे कह चुका था कि वो उसी तक उसे टाइम देगा तो ये बात बारहा दोहराने की क्या तुक है? क्या वो उसे नफ्स का मारा या अपनी ज़बान से मुकरने वाला समझती है? अरूप को बेड पर पटखने वाले अंदाज में लेटाया और अपना सारा बोझ अरूप पर डालकर उस पर झुकाया। अब भेज कर दिखाओ मुझे, अगर तुमसे दूर हूँ तो तुम्हारी बात का एहतराम करते हुए, वरना दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी बीवी से दूर नहीं कर सकती। ना ही ये सो कॉल्ड लोगों की सोच के रुखसती नहीं हुई। मेरी नज़र में सिर्फ निकाह अहमियत का हामिल है जो मैं तुमसे कर चुका हूँ, एंड दैट्स इट। अरूप की गर्दन पर जहाँ बजा अपना दहकता लम्ब छोड़ते सर लहजे में घर आकर कहा तो अरूप ने बुरी तरह अपने लब कुचले।
यमान शाह की शिद्दत पर अरूप के होंठों से निकलने वाली सिसकी पर यमान ने नज़रें उठाकर अरूप की जानिब देखा, जो नम निगाहों से यमान शाह को देख रही थी, जो अरूप को अपने शिकंजे में दबोचे पूरी तरह उस पर हावी हुआ, उसकी सांसों को बंद करने के दर पर था। लेक्चर से दिल नहीं भरा कि अभी आंसू बहाना शुरू कर दिए हैं। लहजे की सख्ती को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए अरूप के आंसुओं को अपने हाथ से साफ करते कहा, अब तक बीवी से ज़्यादा तो तुम मेरी उस्तानी बनी हो, अब तो मुझे भी लगने लगा है तुम्हें बीवी नहीं मेरी उस्तानी बनने का ज़्यादा शौक है। आंखें छोटी करके अरूप को घूरते हुए कहा तो अरूप ने सर झटक कर चेहरे का रुख फेर लिया। तुम सच में कोई जिन ही हो। मैंने नॉर्मल से बात की थी कि जाओ मुझे पैकिंग करनी है क्योंकि मैं थकी हुई थी। अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे तो आराम से कह देते। मैं क्या तुम्हें धक्के देकर निकाल रही थी? और अगर मैं ऐसा कर भी रही थी तो तुम्हें लगता है तुम्हारे इस दीवनुमा वजूद को मैं धक्के देकर निकाल सकती थी? शिकवा कुना लहजे में कहती। आखिर में यमान शाह की जिसामत पर चोट की तो यमान शाह का दिलकश कैका रूम की फ़ज़ा में गूंजा तो अरूप ने मुंह बसोर कर यमान शाह को देखा, जिस पर यमान शाह बेखुद होता अरूप के होंठों को अपने होंठों की सख्त गिरफ्त में कैद कर गया। मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता अरूप, मुझसे नहीं रहा जाता यार। मेरा दिल करता है तुम्हें खुद में छुपा कर रख लूँ या फिर तुम में ही कहीं छुप जाओ। और प्लीज़ जो पहले तुमने अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूँ अरूप। तुम्हें नहीं अंदाज़ा तुम्हारा इस दुनिया में आना मेरे लिए किसी नेमत या रहमत से कम नहीं। मुझे लगता है मुझे 2 बार ज़िंदगी से नवाजा गया, एक तब जब तुम दुनिया में मेरे लिए आई और एक तब जब तुम्हें मेरा बना दिया गया। करवट बदल कर अरूप की पुश्त अपने सीने से टिका बोझल गमगीन लहजे में सरगोशी करते बेखुद होने लगा तो यमान शाह के होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करके अरूप ने नरमी से रुख बदल कर अपने दोनों बाजू यमान शाह की गर्दन में हायल कर दिए। जब ऐसी बातें करते हो तो सीधा दिल पर लगते हो। लहजे में शरारत समोई यमान शाह की नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहा तो यमान शाह ने घूर कर अरूप को देखा तो अरूप ने अब्रू अचकाए। दिल पर तो अभी मैं लगाम में नहीं हूँ। जिस दिन लगा गया ना उस दिन ये दिल और इसकी धड़कनें तुम्हारी काबू में नहीं रहेंगी मिसेस। जोमानी लहजे में सरगोशी की तो अरूप का चेहरा पल में खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ गया, जिसे देख यमान शाह ने अपना होंठ दांतों तले दबाया, हाथ पीछे करके लैंप ऑफ किया और अरूप की टांगों पर अपनी टांगें रखकर उसे अपनी सख्त गिरफ्त में कैद कर लिया। उफ मान, लोग पत्थर दिल होते हैं मगर तुम पत्थर जिस्म हो। रहम खाओ मुझ पर वरना मेरी हड्डी पसली एक हो जानी। यमान शाह के सीने पर हाथ रख के उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में यमान शाह ने अपनी गिरफ्त सख्त करके चेहरा अरूप की गर्दन में छुपा लिया तो अरूप गहरी सांस भरकर रह गई। क्या फ़ायदा इतना लड़ने झगड़ने का जब आखिर अपनी औकात पर आना होता है, अरूप ने बुड़बुड़ा कर कहा तो यमान शाह ने कश्मगी निगाहों से अरूप को घूरा। कौन सी औकात, इंसानों वाली या जानवरों वाली? आंखें मूंदते सरसरी सका मगर अरूप के जवाब पर दांत पीसे। शौहरों वाली, यक लफ्ज़ी जवाब देकर आंखें ज़ोर से मींच ली। तुम्हारे कहने का मतलब शौहर इंसानों वाली कैटेगरी में नहीं है? दांत पीसते अपने इश्तिहाल पर काबू पाते इस्तफार किया तो अरूप ने बेसाख्ता इस बात में सर हिलाया। इंसान नहीं तो मतलब फिर जानवर है? अरूप के सर हिलाने पर चिल्लाते हुए कहा हाँ नहीं उफ मान, मैं कुछ नहीं कह रही। बेसाख्ता निकलने वाले अल्फाज पर अरूप ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। कुछ देर तो यमान शाह घूर कर देखता रहा, फिर अरूप के हाथ पीछे हटाकर मुस्कुराते हुए अपना चेहरा अरूप की गर्दन में छुपा लिया। यमान शाह की दहकती सांसों की तपिश अपनी गर्दन पर महसूस करके अरूप को अपना दिल बेकाबू होता महसूस हुआ। सख्ती से आंखें मीचकर होंठों को सोने की कोशिश की, जिसमें बालाखिर कामयाब हो गई, मगर नींद में भी यमान शाह के होंठों का लम्स अपनी गर्दन और चेहरे पर जा बजा महसूस हो रहा था। अरूप की नींद का यकीन करके यमान शाह ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। लैंप ऑन करके अरूप के चेहरे को देखा, जो पिंक कलर की नाइट ड्रेस पहने गुलाबी गालों और भरे भरे गुलाबी होंठों के साथ कोई नाजुक सी गुड़िया ही मालूम हो रही थी। अरूप की गर्दन पर अपनी शिद्दतों के निशान देख वहाँ नरमी से अपने लब रखे। एक नज़र अरूप के पेंडेंट को देख अपना मोबाइल निकाला और अरूप के पेंडेंट की लोकेशन अपने मोबाइल पर ऑन की। लोकेशन ऑन की तो पेंडेंट में लगा हिडन कैमरा भी ऑन हो गया। मोबाइल पॉकेट में रखकर एक नज़र अरूप को देखा, जिसका एक हाथ यमान शाह के सीने पर मौजूद था। अरूप के हाथ को थाम कर अपने होंठों से लगाकर बेड से उतरकर साइड लैंप ऑन किया और खिड़की खोलकर वहाँ से निकलता चला गया। ये तूने फिर सफ़ेद जोड़ा पहन लिया हयात? नूर बेगम ने घूर कर सख्त लहजे में कहा तो सलाहुद्दीन साहिब का कहका गुंजा, जबकि हयात की आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। अब रोना शुरू कर दे, मुझे तो इस लड़के पर हैरत हो रही। पहले खुद सारी उम्र 2 रंगों से आगे नहीं बढ़ा, अब मेरी धी को भी इस काम पर लगा दिया।
कितनी सोहनी लगती थी जब रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इस घर में चलती फिरती। तो मैं कहती थी मेरी आंगन की तितली है हयात, मगर अल्लाह पूछे मौतसिम से, मेरी बच्ची को सफ़ेद बिना रंगों वाली तितली बना दिया। नूर बेगम ने हुक्का होंठों से लगाते हुए कहा। तो हयात ने मुंह फेरकर नाराज़गी का इजहार किया। इस वक्त वो तीनों हवेली के सहन में बैठे हुए थे। पहले तो मौतसिम ज़ोहर और असर के बाद घर का चक्कर लगा लेता था, मगर जब से सरदार बना था तब से बहुत कम घर आता था। रात को भी जब सब सो जाते तो उस वक्त मौतसिम चौधरी की वापसी होती और हयात इस इंतज़ार की सूली पर लटकती जाकर मौतसिम चौधरी का इंतज़ार करती। और मौतसिम चौधरी ने भी उसे इंतज़ार करने से मना नहीं किया था, क्योंकि उसे पसंद था जब वो कमरे में कदम रखता था तो हयात अपनी नींद भूलकर चहकती हुई मौतसिम चौधरी के सीने से आ लगती, जिस पर मौतसिम चौधरी को अपनी दिन भर की थकावट ज़ाहिल होती महसूस होती। हयात को बाहों में भरे वो सब कुछ फरामोश कर जाता था। क्या बेगम, अगर बच्ची को एतराज़ नहीं तो आप क्यों कह रही हैं? अच्छी बात है अगर वो अपने शौहर के रंग में रंगना शुरू हो गई है। सलाहुद्दीन साहब ने हयात को अपने पास बिठाते हुए कहा। तो सलाहुद्दीन साहब की बात पर हयात खिल उठी। अरे खाक, रात में उठी तो जग में पानी नहीं था तो सोचा बावर्ची खाने से ले आऊं। जैसे ही बाहर निकली तो नज़रें सेन पर पीठ किए खड़े दो लोगों को देख मेरी तो जान निकल गई। सफ़ेद लिबास पहना हुआ था दोनों ने, लड़की के बाल कमर पर झूल रहे थे। मुझे लगा हवेली पर जिन भूतों का साया हो गया, मगर मौतसिम की गरजदार आवाज़ गूंजी तो मेरी रुकी सांस बहाल हुई। दिल किया जाकर दो लगाऊं इन लैला मजनू को, जो आधी रात सफ़ेद जोड़े पहनकर भूत बने सहन में घूम रहे थे। मेरा तो दिल बंद करवा देना था ना। नूर बेगम ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए तासुब से कहा। तो सलाहुद्दीन साहब के कहके गूंजे तो हयात की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं यही पहनूंगी, जिसे जो लगता है लगे। सलाहुद्दीन साहब का हाथ अपने कंधे से हटाकर रोते हुए कहा। तो नूर बेगम ने घूर कर हयात को देखा। मैं इतने जोड़े लाई हूँ ना, अगर शौहर के अलावा माँ की भी कोई अहमियत है ना, जाकर पहना। नूर बेगम ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तो हयात ने खुद को एक नज़र देखा। वाइट कलर की कमीज़ के साथ वाइट ही कैपरी पहने, साथ ऑरेंज कलर का दुपट्टा लिए वो कांच की गुड़िया ही लग रही थी। मगर नूर बेगम की बात सुनकर वहाँ से तन फन करती चेंज करने चले गए, क्योंकि उनकी बात भी सच थी। क्योंकि वो मौतसिम चौधरी को अच्छी लगने के लिए सिर्फ 2 ही रंग पहन रही थी, और नूर बेगम के इतने लाए गए कपड़ों को उसने देखा भी नहीं था। अल्लाह खुश रखे मेरी धी को, दुनिया जहान की सारी खुशियाँ इसके नसीब में हो। नूर बेगम के दुआ देने पर सलाहुद्दीन साहब ने बेसाख्ता आमीन कहा। मौतसिम चौधरी ने जैसे ही बागीचे में कदम रखा तो नज़रें दाएं जानिब झूले पर मुंह फुलाकर बैठी हयात पर जा ठहरी, जो ऑरेंज कलर की फ़्रॉक पहने जिस पर गोल्डन कलर का काम हुआ था, हाथों में भर भर कर कांच की सुर्ख और नारंगी चूड़ियाँ पहने, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए सीधा मौतसिम चौधरी के दिल में उतर रही थी। वो डेरे पर काम में मसरूफ़ था। तभी वहाँ सलाहुद्दीन साहब ने आकर उसे हवेली जाने का कहा और बताया कि नूर बेगम ने हयात की क्लास ली है कि वो सिर्फ सफ़ेद रंग क्यों पहन रही है, जिसे सुन मौतसिम को धचका सा लगा और उसे याद आया वो काफ़ी दिनों से उसे सफ़ेद रंग के कपड़ों में देख रहा था, मगर वो तो उसके चेहरे पर खिले अपनी कुर्बत के रंगों से ज़्यादा उन पर ध्यान ही नहीं दे पाया। मगर अब जब सलाहुद्दीन साहब ने बताया तो मौतसिम चौधरी को अनजानी सी खुशी हुई। दिल हयात की इस कदर मोहब्बत पर सरशार हुआ। वो काफ़ी मसरूफ़ लेने लगा था और हयात को वक्त भी नहीं दे पा रहा था, मगर वो ये सब हयात के लिए ही कर रहा था कि शादी से पहले पहले सब काम ख़त्म हो जाए ताकि वो सुकून से अपने हनीमून पर जा सके। हयात को गहरी सोच में गुम पाकर मौतसिम चौधरी ने कदम हयात के जाने बढ़ाए, अपनी अजरक कंधों से उतार कर हाथ में पकड़ी और हयात के करीब जाकर खड़ा हुआ। तो मौतसिम चौधरी की खुशबू को महसूस करके हयात ने जो ही सर उठाया तो नज़रें मौतसिम चौधरी के वजीहा चेहरे पर ठहर गई। हयात के देखने पर मौतसिम चौधरी ने झुककर अपने लब हयात के माथे पर रखे और आगे बढ़कर झूले पर बैठकर अपने पाँव ऊपर करके सर हयात की गोद में रख कर करवट बदल कर चेहरा हयात के पेट में छुपा लिया। दोनों हाथों को हयात के कमर के गिर्द बांधकर आंखें मोल ली, जबकि मौतसिम चौधरी की सरकत पर हयात का दिल 200 की स्पीड पर धड़का। अपना कपकपाता हाथ मौतसिम चौधरी के बालों में फेरा तो मौतसिम चौधरी को अपने रगों पे में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। सम थक गए हैं तो कमरे में चलकर आराम कर लें, नरम लहजे में कहते अपने लब मौतसिम चौधरी के सर पर रखे तो मौतसिम ने खुमार आलूदा नज़रों से हयात को देख अपना चेहरा फिर से हयात के पेट में छुपा लिया। आराम ही तो कर रहा हूँ, मेरा सुकून चैन तो मेरी बीवी में है, तुम्हें देखकर मुझे दुनिया भूल जाती है, ये थकावट क्या चीज़ है। मौतसिम चौधरी के लबों की हरकत और गर्म सांसों की तपिश अपने पेट पर महसूस करके हयात के चेहरे पर पल में गलाल बिखरा। तुम मुझे हर रंग में अच्छी लगती हो हयात, मुझे अच्छा लगने के लिए तुम्हें खुद को एक रंग का पाबंद करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मैं अपनी मोहब्बतों के रंग देखना चाहता हूँ, इसके अलावा तुम जो भी रंग पहनो, ये चौधरी दिलो जान से तुम पर कुर्बान है।
चेहरा सीधा करके हयात के हाथों को अपने सीने पर रखकर हयात को खुद पर झुकाते खुमार आलूदा नजरें हयात सुर्ख पड़ते चेहरे पर टिकाए बोझल लहजे में सरगोशी की तो हयात ने झुककर अपना माथा मोहसिन चौधरी के माथे से टिका दिया। सम, बाबा तो इतने मसरूफ़ नहीं होते थे और ना कभी रात को घर से बाहर रहे थे, फिर आप क्यों इतने मसरूफ़ हैं? उदासी भरे लहजे में शिकवा किया तो मोहसिन चौधरी ने सख्ती से अपने लब भींचे। तुम्हें कैसे पता मैं घर से बाहर था? अपने चेहरे पर बिखरे हयात के बालों को पीछे करते हुए बेतासुर लहजे में कहा तो मोहसिन चौधरी की बात पर हयात के गाल दहक उठे। अब वो उसे क्या बताती कि उसे आदत हो चुकी है मोहसिन चौधरी के आसार में सोने की। इस सुकून भरी नींद मोहसिन चौधरी के सीने में चेहरा छुपा कर आती है और जब वो रात को हयात को अपने हसार से दूर करता है तो बेसुकूनी उसे अपनी लपेट में ले लेती है। वो जब आप मेरे पास नहीं होते तो मेरी आंख खुल जाती है, आंखें बंद किए कपकपाती आवाज़ में कहा तो मोहसिन चौधरी के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगे। खाना खा लिया आपने? याद आने पर हयात ने अपना सर ही ना करते हुए फिक्रमंदी से पूछा तो मोहसिन चौधरी ने हयात के हाथों लबों से लगाकर इस बात में सर हिलाया। मैं कुछ लाया था तुम्हारे लिए। कुर्ते की जेब में हाथ डालकर सामने किया तो हयात की आंखें खुशी से चमक उठी। गुलाब के खूबसूरत गजरे देख हयात का दिल नहीं चल रहा था कि झूमना शुरू कर दे। लाओ मैं पहना दूँ, उठकर हयात के हाथ से गजरे थामते हुए कहा तो हयात ने इस बात में सर हिलाकर हाथ आगे किया तो मोहसिन चौधरी ने मुस्कुराते हुए हयात को गजरे पहनाए। चलो मैं फ़्रेश हो जाऊँ, तुम कपड़े निकाल दो। खेतों में गया था तो ख़राब हो गए, फिर मगरिब हो जानी, नमाज के लिए जाना। मोहसिन चौधरी ने उठते हुए कहा तो हयात ने झट हाँ में सर हिलाकर कदम मोहसिन चौधरी के साथ बढ़ाए जिसे देख मोहसिन चौधरी के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगे। सम, मुझे कुछ और भी मंगवाना था, रूम में दाखिल होते हुए कहा तो मोहसिन ने हयात के चेहरे की जानिब देखा जो कबर्ड से मोहसिन के कपड़े निकाल रही थी। अपनी घड़ी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी और कुर्ता उतार कर बेड पर उछाला। क्या चाहिए बताओ, मैं लेता हुआ आऊँगा। हयात को अपने हसार में लेते हुए नरम लहजे में कहा तो हयात ने अपना खुश्क पड़ता हलक तर किया। सम, वो पहले नीलो ला देती थी ना, मगर अब वो नहीं है और आपने जो शहर से मुलाजमा बुलाई है वो मुझे कुछ नहीं ला कर देती। मेरी एक बात नहीं मानती, कुछ कहो तो कहती है सरदार साहब के ऑर्डर है, आपको ये नहीं देना। काम चोर है वो और नाम आपका इस्तेमाल करती है। रुख पलटकर मोहसिन चौधरी के सीने पर अपना नाम लिखते हुए मुंह बसोर कर कहा तो हयात की बात पर मोहसिन चौधरी का कहका बेसाख्ता था। वो काम चोर नहीं, तुम्हारी फरमाइशें ही ऐसी हैं। हयात के माथे पर 2 उंगलियों को बजाते अपने कपड़े के बेड से उठाए। मतलब आप भी नहीं ला कर देंगे? अच्छा बताओ क्या चाहिए? कोई अच्छी चीज़ हुई जिससे तुम्हारी सेहत ख़राब ना हो तो ले आऊँगा। अपना मोबाइल निकालकर मैसेज देखते हुए कहा मुझे समझ नहीं आता बीवी बनाया या बच्ची गोद ली है जो सेहत की फ़िक्र पड़ जाती है आप शौहरों को। मुझे अपनी सेहत का ख्याल है, अब मेरा खट्टा मीठा खाने का दिल करता तो क्या मर जाऊँ मैं? हद होती है किसी बात की कि ये ना खाओ वो ना खाओ, जहर खा लूँ इससे अच्छा तो। इतने दिन हो गए कोई खट्टी मीठी चीज़ खाने का दिल कर रहा है। अचार था वो मैंने माँ जी से छुप कर चट कर दिया, अब इसके अलावा मेरे घर की कोई चीज़ खाने का दिल नहीं कर रहा। और शौहर से कह दो तो 100 बहाने, तबीयत ख़राब ना हो जाए, तबीयत को कुछ हो ना हो, तरस तरस कर बंदा मर जाए। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी अपनी और मोहसिन चौधरी की चीज़ों को पटकते एक सांस में चिल्लाते हुए कहा तो हयात के चिल्लाने से ज़्यादा उसकी बात पर मोहसिन चौधरी ठटका। दिल में मीठी सी गुदगुदी हुई, आंखों की चमक में इजाफा हुआ। नज़रें घुमाकर अपनी जलाद बनी बीवी को देखा जो अब अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंकती, चूड़ियों को उतारती जा बजा फेंक रही थी। मोहसिन एक ही जश्न में हयात तक पहुंचा और इसकी कलाइयों को थाम कर झटका देकर हयात को अपने सीने में भींचा जिस पर हयात ने अपने नाखून मोहसिन चौधरी के सीने पर गाड़े। अच्छा यार ला कर दूंगा, गुस्सा किस बात पर आ रहा? और ये देखो क्या हालत की है तुमने कमरे की। आंखों में चमक ली हयात के लाल भुभुक्का होते चेहरे को देखते हुए नरम लहजे में कहा जो बात वो पूछना चाहता था। इसका इरादा तर्क करके पहले अपनी बीवी को पुरसुकून करने की कोशिश की जो पल में ही जलाद बन चुकी थी। छोड़िए मुजस्सम, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। बीवी के लिए मुलाजमा कम और नवाले गिनने वाली ज़्यादा रख दी है। मजाल है जो वो मुझे कोई बाहर की चीज़ खाने दे। आपने जो आसिम चौधरी की हालत की, अब तो डर कर इरम भी नहीं आती जो उससे मंगवा लूँ। ये है आपका प्यार जिसे मेरी भूख की, मेरा क्या खाने का दिल कर रहा है, इस बात की कोई फिक्र ही नहीं। मोहसिन चौधरी के सीने पर मुक्के बरसाते रोते हुए कहती। वो सीधा मोहसिन चौधरी के दिल में उतर रही थी। हयात के रोने और फरमाइश करने पर मोहसिन चौधरी की आंखों की चमक में इजाफा होता जा रहा था। होंठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। अच्छा रुको भी, तुम जो कहोगी वही ला कर दूंगा, इसलिए नाराज़गी ख़त्म करो और इस तरह गुस्सा करके तुम मेरे जज्बात जगा रही हो। हयात की मज़ाहमत करती कलाइयों को अपनी नरम गिरफ्त में लेते शोख लहजे में कहा तो हयात ने झटके से अपनी कलाइयाँ छुड़वाई और रुख फेर लिया।
हयात की सरकत पर। मोहसिन चौधरी को ताव तो बहुत आया, मगर बालों में हाथ फेंककर खुद को जब्त किया और टॉवल लेकर वॉशरूम चला गया। 20 मिनट बाद बाहर आए तो नज़रें बेड पर मुंह फुलाकर बैठी अपनी ज़िंदगी पर गई तो गहरी सांस भरकर हयात की जानिब कदम बढ़ाए। हयात को अपनी बाहों में भरकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया और अपना सफ़ेद कुर्ता पहनकर बटन बंद किया। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मतलब वीकनेस या चक्कर वक्कर फील हो रहे हैं? दिल तो नहीं घबरा रहा आजकल? पेट में कहीं दर्द वगैरह तो नहीं? कलाई पर घड़ी बांधते हयात से सवाल किया तो मोहसिन चौधरी के सवाल पर हयात को तो पतंगे ही लग गए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। पेट में तो नहीं, आपकी बातों से दिल में दर्द हो रहा है। और जितने प्यार से आप मेरी बीमारी का पूछ रहे हैं, मुझे लगता है मैं जल्द हो भी जाऊँगी। दांत पीसते हुए दबी दबी आवाज़ में चिल्ला कर कहा तो मोहसिन ने घूर कर देखा। अस्तगफिरुल्लाह हयात, मैं क्यों चाहूँगा तुम बीमार हो? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। और फिक्र मत करो, मैं सब कुछ लेता आऊँगा। अब मेरे साथ नीचे जाओगी तो जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम खुद से ऊपर नहीं आओगी। अपनी अजरक कंधों पर डालते लब हयात के माथे पर रखते हुए कहा तो हयात ने मुंह बसोरा। चौधरी की जान, ऐसे मुंह ना बनाओ वरना मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। और जितना लड़ना है रात में मैं आऊँगा तब लड़ लेना। मैं फ्री हो जाऊँ तो तुम्हें शहर लेकर जाऊँगा, फिर तुम शॉपिंग वगैरह कर लेना और मैं तुम्हारा चेकअप करवा लूँगा। हयात का हाथ थामते कदम सीढ़ियों पर आहिस्ता आहिस्ता रखते हुए कहा और आखिरी बात मुँह में बुड़बुड़ाई। अगर दोबारा हयात से कहता, उसने सच में मोहसिन को अपनी सेहत का दुश्मन मान लेना था। जबकि हयात मोहसिन चौधरी की इतनी सुस्ती पर हैरान थी। कहाँ वो पहले खरगोश की तरह छलांगे लगाता, सीढ़ियाँ चढ़ता और उतरता था बकौल हयात, और अब एक एक कदम सोच सोच कर रख रहा था। जबकि हयात के हाथ पर गिरफ्त सख्त सख्त होती जा रही थी। जो इंतज़ाम कहा था वो हो गया ना? आसिम चौधरी के मुलाजिम ने आहिस्ता आवाज़ में कहा तो चेहरे को रुमाल से छुपाए शख्स ने इस बात में सर हिलाया। मुझे समझ नहीं आ रही, जब आसिम चौधरी शहर अस्पताल में पड़ा तो हमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? क्या पता उसका इरादा बदल गया। और तुमने देखा नहीं कि मोहसिन चौधरी ने आसिम चौधरी का क्या हाल किया है? अगर उसे इस बारे में भिनक भी लग गई कि ये सब हमने किया है तो हमारी लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगी। आसिम चौधरी के दूसरे मुलाजिम ने झुंझलाते हुए कहा। दिमाग ख़राब है? आसिम चौधरी का इरादा बदला नहीं, पुख्ता हुआ होगा। और उसने पहले ही मोहसिन चौधरी के सरदार बनने के 2 हफ्तों बाद ये काम करने को कहा था। अब पहले ही 1 हफ्ता लेट है। और ये बड़े लोगों की दुश्मनियाँ हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस हुक्म के ग़ुलाम हैं। तू बस ये नशा पकड़, सख्त में कहते लहजे छोटी सी शीशी दूसरे आदमी की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो उसने हैरत से इस छोटी सी शीशे की सुर्ख बोतल को देखा। किस में मिलाकर देना है? वो मोहसिन चौधरी तो चखने से पहले बू से चीज़ का पता लगा लेता है। अगर उसे मालूम हो गया। आदमी ने बोतल जेब में डालते हुए फिक्रमंदी से इस्तफार किया। ना ही इसकी खुशबू है और ना ही कोई जायका। 1 चम्मच पानी में ये पूरी बोतल भी मिला दोगे, पानी का जायका वैसे का वैसा ही रहेगा। बस पीने वाला इंसान फिर इंसान नहीं रहता। ये नशा उसे पल में इंसान से शैतान बनाने की ताकत रखता है। और जब बंदा भी मोहसिन चौधरी जैसा हो, सोचो वो शैतान बनेगा तो क्या कहर ढाएगा। उसका ये कहर उसकी सारी हस्ती को मिटा देगा। मकरू कहका लगाते हुए कहा तो दूसरे शख्स की आंखें भी चमक उठी। चलो देखते हैं कौन किस पर कहर ढाता है और कौन नस्वो नामूद होता है। अपने चेहरे को रुमाल से ढांपते कदम खेतों से बाहर रखे और इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर तेज़ तेज़ कदम लेता वहाँ से गायब हो गया। वो चारों इस वक्त हवेली के बागीचे में बैठे एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे। मुकर्रम शाह और शाइस्ता बेगम सुबह के वक्त ही हवेली पहुंच गए थे, जबकि यमान शाह और अरूब एक साथ घर से निकले थे। मगर वो शाम 4 बजे के करीब हवेली पहुंचे। वजह यमान शाह का सारे रास्ते अरूब को तंग करना था, और जब वो यमान शाह की बात न मानती तो वो कार रोककर सर सीट की पुश्त से टिका कर आंखें मूंद लेता, और फिर अरूब को उसकी बात माननी पड़ती। अरूब को तो यकीन था कि आज की तारीख में वो लोग हवेली नहीं पहुँच सकेंगे, मगर वो तो मोहसिन की मेहरबानी थी जिसने फ़ोन पर यमान शाह की क्लास लगाई। तो फिर 2 घंटे का सफ़र 1 घंटे में तय करके वो दोनों हवेली पहुंचे। बागीचे में घास पर खूबसूरत कालीन बिछाए, कालीन के इर्द गिर्द गाँव तकिए रखे वो चारों बातें करने में मसरूफ़ थे। अरूब लाइट पैरेट कलर की शर्ट के साथ वाइट कैपरी पहने, जबकि यमान शाह वाइट कलर का कुर्ता शलवार पहने, कुर्ते के बाजुओं को कूहनियों तक फोल्ड किए, डार्क ब्राउन बालों को जेल से सेट किए अरूब के साथ जुड़ कर बैठा था। जबकि उनके सामने मैरून कलर के काम वाले जोड़े में हयात हाथों में सुर्ख चूड़ियाँ भर भर के पहने, लाइट लिपस्टिक लगाए, कानों में छोटी छोटी बालियाँ पहने मोहसिन चौधरी के साथ बैठी हुई थी। मोहसिन चौधरी सफ़ेद लिबास में कंधों पर भूरी रंग की अजरक डाले, गाँव तकिए से टेक लगाए हयात की मासूम बातों पर मुस्कुरा रहा था।
तुम्हें हयात से कब मोहब्बत हुई? यमानशाह के डायरेक्ट सवाल पर हयात के गालों में पल में सुर्खियां घुली, जबकि मोहसिन चौधरी ने घूर कर यमानशाह को देखा, जो अपनी बत्तीसी की नुमाइश करता अपने बालों में हाथ फेर रहा था। हयात बुरी तरह से लब कुचलते अपनी हथेलियों को मसल रही थी, मगर तभी अपने हाथों पर मोहसिन चौधरी के हाथों को देख धक से रह गई। जब बाबा 2 साल की रोती हुई जख्मी बच्ची को घर लाए, जिसकी ग्रे ग्रीन आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और चेहरे पर जा बजा खून लगा हुआ था, और मुझे देखते ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गई, तो बाबा ने मुझे पकड़ाया कि मैं इसे चुप करवाऊं, जिस पर मुझे हैरत हुई कि जो मुझे देखकर रो रही है वो मुझसे क्यों चुप करेगी। मगर जैसे ही मैंने उठाकर गले लगाया तो वो छोटी सी बच्ची मेरी गर्दन में मुँह छुपाकर रोती रोती सो गई। वो शायद पहली बार था कि मैंने किसी बच्चे को उठाया था, वो भी मिट्टी और खून से भरे कपड़ों समेत। हालांकि मैं उस वक्त बहुत अनापरस्त हुआ करता था। मैं किसी से बात करने में पहल करना अपनी तौहीन समझता था, मगर हयात के मुंह से एक लफ्ज़ सुनने के लिए मैं उसके साथ हज़ारों बातें किया करता था। और आहिस्ता आहिस्ता मेरी अना हयात के आगे ख़त्म होने लगी। मैं हर वो चीज़ करने लगा जो हयात को खुशी देती थी। और जब बाबा ने कहा कि एक दिन ये भी आपा लोगों की तरह रुखसत होकर चली जाएगी, तब मुझे लगा मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मगर आपा ने कहा, हयात क्यों जाएगी, आप इसे मोहसिन की बीवी बनाकर अपने पास रख लें। तब 15 साल की उम्र में मुझे एहसास हुआ, जो मैं आज तक हयात के लिए महसूस करता था वो क्या था। इस एहसास को 15 साल की उम्र में मैं मोहब्बत का नाम दे पाया। तब मुझे एहसास हुआ कि ये छोटी सी जान किस कदर ज़रूरी है मेरे लिए। उसके साथ 1-2 पल नहीं, ये चौधरी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। प्यार तो मुझे पहले भी था, मगर उस दिन से मोहसिन चौधरी ने इश्क किया था मिसेस मोहसिन चौधरी से। हयात के हाथों को अपने हाथों में थामे मोहब्बत भरे लहजे में कहते हयात की आंखें नम कर गया। वो जानती थी कि मोहसिन चौधरी उससे मोहब्बत करता है, मगर इस कदर करता है इस बात का अंदाज़ा उसे आज हुआ था, और वो हमेशा किया करती थी। मोहसिन चौधरी को तंग करना तो हयात का सबसे बड़ा मिशन होता था। अपनी अब तक की गई हरकतें याद करके शर्मिंदगी से सर झुकता चला गया, जबकि यमानशाह और अरूब के क्लैपिंग करने पर हयात ने अपना चेहरा मोहसिन चौधरी की पुश्त से पीछे छुपा लिया। मोहसिन चौधरी के अजरक को दोनों हाथों से थामे खुद को छुपाना चाहा तो अरूब और यमान के कहके गूंजे, जिस पर मोहसिन चौधरी ने घूर कर दोनों को देखा। हयात इधर आओ, सामने क्यों छुप रही हो यार, जिनसे छुप रही हो ये दोनों बहुत बड़ी फिल्में हैं, इनसे पूछो इन दोनों ने एक दूसरे को कब पसंद किया। बिना अरूब और यमानशाह की परवाह किए अपना हाथ हयात की कमर के गिल लपेट कर उसे आगे करके अपने करीब बिठाया और अपनी चादर को एक तरफ से उतार कर हयात को अपने हसार में लेकर दोनों के गिर चादर लपेटी, जबकि हयात अभी भी शर्म से नजरें झुकाए हुए थे। गाल हयात से दहक रहे थे, जिन्हें देख मोहसिन चौधरी को अपना दिल बेकाबू होता महसूस हुआ। दिल चाहा कि यमानशाह को यहाँ से धक्के देकर निकाले और अपनी जान को खुद में छुपा ले, मगर बामुश्किल अपने बेलगाम होते जज्बात पर बंद बांध कर खुमार आलूद नज़रों का रुख फेरा। हमें तो इनसे तब मोहब्बत हुई थी जब इन मैडम ने मुझे टीचर की तरह लेक्चर दिया था। 8 साल की उम्र में मोबाइल और टीवी देखने पर एक अच्छी खासी तकरीर झाड़ी। लगती तो ये मुझे पहले जहर ही थी, क्योंकि मामा का कहना था कि ये मोहतरमा मेरी खाला है और इनकी बात मानना मुझ पर फ़र्ज़ है। तब तो दिल करता था इस छोटी सी खाला का गला दबाकर अपनी मामा को इनके फ़राइज़ से छुटकारा दिलवा दूँ, मगर उस दिन ये बोलती हुई सीधा यहाँ दिल पर लगी और फिर कमबख्त दिल कहीं और लग ही ना सका। अपने दिल पर हाथ रख के दुख भरे अंदाज में कहा तो अरूब का दिल किया यमानशाह का सर फाड़ दे। वैसे तो मजनू बना रहता और यहाँ कैसे ड्रामे कर रहा था। जबकि यमानशाह की बात पर हयात की खिलखिलाती हुई हंसी गूंजी तो मोहसिन चौधरी ने जान लुटाती नज़रों से हयात को देखा। हाथ हयात के कंधे से सिरकता कमर पर आया तो हयात की हंसी थमी। चोर निगाहों से मोहसिन चौधरी को देखा, जो यमान का मजाक बना रहा था, और अरूब यमानशाह को ताने दे रही थी, अपनी कमर पर रेंगती। मोहसिन चौधरी की उंगलियों के जानलेवा लम्स पर हयात को सर लहरें अपने रगों पे में सरायत करती महसूस हुई। अभी दूर खिसकना ही चाहा था जब मोहसिन चौधरी ने हयात की कमर को जकड़ कर अपनी जानिब खिसकाया तो हयात ने बामुश्किल अपनी चीख का गला घोंटा। तुम अब मुझसे बात भी मत करना यमान, किस कदर झूठे इंसान हो तुम। अरूब के दांत पीस कर कहने पर यमानशाह ने उसे घूरा। मतलब आप जाकर अपनी जैसी लड़की से शादी करो, मुझसे मुखातिब होने की भी ज़रूरत नहीं है। यमानशाह की घूरियों को महसूस करके तुमसे आपका सफ़र पल में तय किया, मगर अपनी नाराज़गी जताना ना भूली। जिस पर हयात मोहसिन चौधरी की हरकत को भूले हंसने लगी तो यमानशाह ने कुछ याद आने पर हयात को चौंक कर देखा। वैसे ये बात मुझे अभी गौर करने पर पता चली है कि हयात और मेरी बेगम की आंखों का कलर सेम है और आंखें भी किस कदर मिलती हैं ना। यमानशाह ने चौंकते हुए मोहसिन से कहा तो इस बात पर वहाँ बैठे तीनों नफूस ने पहलू बदला। तुम्हारी बीवी की कैसी आंखें मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अपनी बीवी को देखने और इस पर गौर करने के लिए मैं हूँ। तुम अपनी नज़रों को ये जहमत ना दो, वरना मैं तुम्हारी इन आंखों को निकालने में सेकंड भी ना लगाऊंगा। फिर सारी उम्र अपनी बीवी देखने को भी तरस जाओगे।
हयात के गिर्द गिरफ्त सख्त करते सर लहजे में कहा। तो युमान शाह ने दांत किचकिचाकर मोहसिन चौधरी को देखा, जो सर नज़रों से युमान को ही देख रहा था। वैसे भी बहुत से लोगों की शक्लें भी मिलती हैं और तुम्हारी और मेरी आई लैशेज़ भी मिलती हैं, तो क्या इसका मतलब मैं तुम्हारी बहन? रवानी से युमान शाह को जवाब देते आखिर में अपने मुंह पर हाथ रखकर आवाज़ का गला दबा दिया, जबकि अरूब की बात पर हयात और मोहसिन चौधरी के कहके बेसाख्ता गूंजे थे। युमान शाह ने खा जाने वाली नज़रों से अरूब को देखा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, बताता हूँ मैं कि कौन हूँ मैं, हाथ आओ ज़रा मेरे। भागती हुई अरूब के पीछे दौड़ लगाते हुए कहा, जो बागीचे से निकलकर हवेली के अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़ी थी। चौधरी की जान इस कदर खामोश क्यों है आज? युमान शाह के जाने के बाद हयात की थोड़ी को 2 उंगलियों से थाम कर चेहरा ऊपर करते हुए मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, तो हयात ने अपना सर मोहसिन चौधरी के सीने से टिका दिया, जिस पर मोहसिन चौधरी के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। सम, अगर मैंने आपसे कुछ छुपाया हो और आपको पता चले तो क्या आप मुझसे नाराज़ होंगे? नम लहजे में कहती, वह मुश्किल अपने आंसुओं पर बंद बांधा। तो हयात की बात पर मोहसिन चौधरी ने अपनी उंगलियां हयात के बालों में उलझाकर उसे पुरसुकून करना चाहा। अगर इस बात को छुपाने से तुम पर कोई मुसीबत नहीं आती तो मुझे कोई मसला नहीं है हयात। अगर वो बात तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, तुम मुझे बताना चाहती हो तो अपने मोहसिन पर यकीन रखो, वो कभी तुम्हारे इस मान को नहीं तोड़ेगा जो तुम उस पर करके उसे अपने दिल की बात बताओगी। नरम लहजे में कहते हैं हयात को खुद में भेजा तो हयात की आंखें बेसाख्ता नम हुई। चाहे वो बात बहुत ज़रूरी और बड़ी हो, अपने बाजू मोहसिन चौधरी की गर्दन के गिर्द बांधते यकीन मांगा तो मोहसिन ने अपने लब हयात के बालों पर रखे। तुमसे ज़रूरी और तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, तुम जब बताना चाहो मुझे बता सकती हो, हयात को खुद से अलग करके उठते हुए कहा, जिस पर हयात ने इस बात में सर हिलाया। तुम अब इन दोनों के पास मत बैठ जाना, इनकी बातें सारी रात ख़त्म नहीं होंगी, जाकर सो जाओ, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। अपनी अजरक कंधों पर सही करते हुए कहा। तो मोहसिन चौधरी की बात पर हयात ने मुँह फुलाकर देखा, जिस पर मोहसिन ने अब्रू अचकाए। क्यों जा रहे हैं आप सब? देखिए अब तो रात के 9 बज रहे हैं, ना जाइए ना, बाकी का काम कर लीजिएगा। मोहसिन का बाजू दोनों हाथों से थामे लाड भरे लहजे में कहा। हयात की सदा पर मोहसिन चौधरी का दिल बेसाख्ता धड़का। बाजू हयात की कमर के गिर लपेट कर उसे अपने सीने से लगाया। जाना ज़रूरी ना होता तो सम की जान में कभी ना जाता, कुछ चीज़ों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है आज, वरना देर हो जाएगी। फिक्र मत करो, लौट कर तुम्हारे पास ही आऊँगा। हयात के सुर्ख पड़ते गाल पर अपनी नाक ट्रेस करते बोझे लहजे में सरगोशी की तो हयात को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। मोहसिन चौधरी के कुर्ते को दोनों हाथों से थाम कर खुद को गिरने से बामुश्किल बचाया। देखिएगा, मैं बाबा को शिकायत लगाऊंगी कि आप रोज़ रात मुझे छोड़कर डेरे पर चले जाते हैं, या तो वो आपको जाने से मना करें या फिर आप मुझे भी साथ लेकर जाया करें। अपने खुश्क पड़ते होंठों को तर करके मुनमुनाते हुए कहा तो मोहसिन चौधरी ने अपने होंठ के किनारे को दांतों तले दबाया। हनी हेजल आंखों में खुमार की सुर्खी के डोरे बनने लगे। छोड़कर तो नहीं जाता यार, अपने शौहर होने का फ़र्ज़ पूरा करके तुम्हें अपने रंग में रंग कर तुम्हें अपनी पनाहों में सुला कर फिर ही जाता हूँ। बाबा को शिकायत लगाओगी तो मुश्किल तुम्हारे लिए ही होगी, क्योंकि फिर मैं सारी रात तुम्हारे पास हूँगा और फिर तुम्हारे गिले शिकवे और नींदें सब दूर कर दूँगा। हयात के कान के करीब झुकते हुए सरगोशी की तो हयात के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। आप ये डराने के लिए कर रहे हैं तो मैं नहीं डरने वाली। अगर आप रात 12 बजे से पहले ना पहुंचे तो मैं सुबह बाबा को बता दूंगी। मोहसिन चौधरी की दहकती सांसों की तपिश से झुलसते चेहरे का रुख फेर कर कहा तो मोहसिन चौधरी के मूंछों तले अनाबी होंठों पर मुस्कुराहट रेंगे। ठीक है, जल्द आ जाऊंगा, और ये लो तुम्हारे लिए ली थी, देना याद नहीं रहा, और बाकी का सामान जो तुमने मंगवाया था वो अब भी ले आया हूँ। मैंने जफ़र के हाथ भेजा था तो वो स्टडी रूम में रख गया, वहाँ से ले लेना। अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर उसका रैपर हटाते हयात के होंठों से लगाते हुए कहा तो हयात ने खुशी से चमकती आंखों से मोहसिन चौधरी को देखा। इन सब्ज़ नगीनों से मोहसिन चौधरी ने निगाह चुराई। दिल था कि हयात को खुद में छुपाने के लिए मचल रहा था। एक तो वो लग इस कदर खूबसूरत रही थी, मोहसिन को डर था कि कहीं उसकी ही नज़र न लग जाए, इसीलिए चॉकलेट हयात को थमाकर अपनी जेब से पैसे निकाले और गिने बिना ही न जाने 1000 के कितने नोट हयात के सर से वार दिए, जिस पर हयात हकदक सी मुँह खोले मोहसिन चौधरी को देख रही थी। हयात की तरफ ध्यान दिए बगैर मोहसिन ने उसका हाथ नरमी से थामा और बागीचे से बाहर कदम रखे। सुनो, ये सदक़े के पैसे हैं, चाहे खुद रख लो या बाहर किसी को दे देना। गुजरती मुलाजमा को पैसे पकड़ाकर हयात को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की। मुझे इंतज़ार रहेगा कि तुम कब मुझसे अपने दिल की बात शेयर करोगी, और फिर मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा जिससे तुम अनजान हो। हालांकि सबसे पहले तुम्हें इस बात से वाकिफ़ होना चाहिए था, मगर खैर
तुम हो या मैं, एक ही बात है। हयात का चेहरा अपने हाथों में भरते जोमानी लहजे में कहा, जिस पर हयात ने ना समझी से मोहसिन चौधरी को देखा, जो नरमी से हयात के होंठों को छूकर उसे कमरे के दरवाजे के बाहर छोड़ता वहाँ से निकलता चला गया। मोहसिन कहाँ है भाभी, रूम में है क्या? ईमान शाह जो अभी नीचे से आया था हयात को दरवाजे के पास बुत बना खड़ा देख पूछा तो हयात ने चौंक कर ईमान शाह को देखा। नहीं, मेरा मतलब वो डेरे पर गए हैं, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था। अरूब आप ही कहाँ है भाई? ईमान शाह को जवाब देकर अरूब के मुतालिक पूछा तो ईमान शाह को लगा उसके ज़ख्म फिर से हरे कर दिए। नीचे बैठी है, दो सांसों के दरमियान, अभी तो बच गई, हाथ आ जाए मेरे फिर बताऊंगा। और सुने भाभी, मैं भी मोहसिन के पास ही जा रहा हूँ। वैसे तो बाबा सो गए मगर मामा जाग रही हैं, वो पूछे तो बता दीजिएगा, नरम लहजे में हयात से कहा। तो हयात ने मुस्कुराकर अस्पात में सर हिलाया तो ईमान शाह पढ़कर सीढ़ियाँ उतरते नीचे चला गया। हयात ने सोने की बजाय नीचे जाकर नूर बेगम के पास बैठने का सोचा, मगर फिर इस ख्याल से रुक गई कि वो मोहसिन के मुतालिक सोच पूछेगी, और अगर उन्हें पता चलता कि वो घर नहीं तो फिर मोहसिन को डांट पड़नी थी, जो कि हयात को बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसीलिए अपने कदम ईमान शाह के रूम की जानिब बढ़ाए। अरूब और ईमान के लिए मोहसिन ने ऊपर ही रूम सेट करवाए थे। मोहसिन चौधरी के सामने वाला कमरा ईमान शाह और उसके साथ दाएं जानिब अरूब का कमरा था। ईमान के कमरे की लाइट्स ऑफ करके दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया कि अगर कोई आए भी तो उसे ये लगे कि वो सो चुका है, और फिर अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके कदम बेड की जानिब बढ़ाए। बेड पर बैठकर कमरे में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो नज़रें सामने बेड पर सोफे पर टिक गई, जहाँ रोज़ मोहसिन चौधरी बैठकर अपना काम कर रहा होता है। दिल में बेचैनी सी बढ़ने लगी, आंखें भी लावजह नम होने लगी तो हयात मुंह के बल बिस्तर पर लेटकर हिचकियों से रोने लगी। मोहसिन चौधरी का आ जाना न जाने क्यों बुरा लग रहा था। दिल चाह रहा था कि वो पास हो, बातें करे, हमेशा की तरह हयात का सर अपने सीने पर रखकर बालों में उंगलियां उलझाकर उसे पुरसकून करे ताकि वो सुकून से सो जाए। सम जल्दी आ जाए, मेरा दिल नहीं लग रहा, हिचकियों से रोते नम लहजे में सरगोशी की और फिर औंधे मुंह लेटे ही नींद की वादियों में गुम हो गई। मोहसिन चौधरी डेरे पर आया तो आज वहाँ इरम के भाई को देखकर ठटका। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सर लहजे में इस्तफार किया, जिस पर वो पल को गड़बड़ा गया। कुछ नहीं लाला, मैं तो गुजर रहा था तो मुनव्वर चाचा ने कहा आप कुछ दिन से इस वक्त डेरे पर आ जाते हैं तो वो आपके लिए चाय वगैरह बनाते हैं, मगर उन्हें ज़रूरी काम से जाना था तो मुझे कहा कि मैं अंदर मेज़ पर चाय वगैरह रख दूँ। काशिफ के जवाब पर मोहसिन ने उनकारा भरा, इतने फरमा बरदार तो तुम कभी अपने माँ बाप के नहीं हुए जितना आज मुनव्वर चाचा के हो रहे हो। दुआ है कि ये तुम्हारी नेक नीति ही हो, वरना तुम्हारे अंदर की बद नीति को नोच निकालूंगा मैं। काशिफ का कंधा थपथपाकर सर्द लहजे में कहा और कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। ये सच था, जब से वो इस वक्त डेरे आने लगा था तब से मुनव्वर चाचा ने घर जाने की बजाय पहले मोहसिन के लिए चाय वगैरह बना देता था, और मोहसिन भी उनकी मोहब्बत देख इनकार नहीं कर पाता था। मोहसिन जैसे ही डेरे में मौजूद अपने कमरे में दाखिल हुआ तो नज़रें टेबल पर गई, जहाँ थर्मस में चाय पड़ी थी और साथ जग में पानी पड़ा हुआ था। ट्रे में ग्लास और कपों को उल्टा करके रखा गया था और करीब रखे बाउल को ढांपा हुआ था, जिसे देखने का मोहसिन चौधरी के पास वक्त नहीं था। इसीलिए कमरे में बनी लकड़ी की छोटी अलमारी को खोलकर कपड़े निकालकर अलमारी को लॉक लगाकर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर कपड़े चेंज किए और एक ताहिराना निगाह इर्द गिर्द डालकर कमरे में बने पिछले दरवाजे, जो कि खेतों की जानिब खुलता था, उसे खोलकर बाहर आकर दरवाज़ा बंद किया और फिर अंधेरे में गुम हो गया। काशिफ, जो मोहसिन के दरवाज़ा बंद करने के बाद बाहर डेरे की लाइट्स वगैरह बंद कर रहा था, डेरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुलने पर हैरान हुआ कि अब कौन आ सकता, मगर अपने सामने मोहसिन चौधरी के दोस्त को देखकर अपने खुश्क पड़ते हलक को तर किया। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर निकलो अपने। शाबाश, कड़े तेवरों से काशिफ को घूरते हुए कड़क लहजे में कहा। तो दोनों दोस्तों की इज्जत अफसाई पर काशिफ ने बुरी तरह दांत किचकिचाए। जबकि ईमान शाह जानता था कि इस वक्त मोहसिन अकेला डेरे पर होता है, उसका एक मुलाजिम उसके आने तक होता है और फिर चला जाता है, मगर वो मुलाजिम कोई लड़का नहीं था, ये ईमान शाह जानता था, और वो आज मोहसिन के आने के बाद गया भी नहीं था। जी साहब, जा रहा हूँ, बस ये बत्तियाँ बुझा दो। काशिफ ने डेरे में लगी लाइट्स की तरफ इशारा किया तो ईमान शाह उसकी जाने बढ़ा और कंधे से थाम कर गेट की तरफ रुक गया। तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, ये काम आज तुम्हारा सरदार कर लेगा, सख्त लहजे में कहा तो काशिफ खून के घूंट भरता वहाँ से निकलता चला गया। जबकि ईमान शाह सीटी की धुन बजाता कमरे के जाने बढ़े तो कमरे को लॉक देख चौंका, फिर एक धक्के से लकड़ी के दरवाजे को खोलता मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुआ, मगर खाली कमरे को देख बुरी तरह बदमज़ा हुआ। पलंग पर बैठकर ट्रे अपनी जानिब खिसकाए, गिलास सीधा करके पानी ग्लास में अंडेला और एक हाथ से मोबाइल निकाल कर बैठ गया। एक तो इस चौधरी के गांव में आने से पहले बंदे को हर कंपनी की सिम खरीदनी चाहिए, मजाल है जो नेटवर्क आ जाए।
मुंह में बुड़बुड़ाते गिलास होंठों से लगाया। एक ही सांस में आधा गिलास खाली किया, मगर एकदम से ठटक कर रुका। गिलास को अपने होंठों से जुदा किया और जो मुंह में पानी था उसे नीचे ज़मीन पर फेंका और एक झटके में खड़ा हुआ। ये पानी तो हरगिज़ नहीं है, खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा, और गिलास टेबल पर रखकर कमरे से बाहर निकलकर अपने गले में उंगली मारकर वॉमिटिंग की। डेरे के सेन में लगे सिंक पर जाकर हाथ धोए और कुली करके वापस रूम में आया। अगर ये चौधरी के लिए था तो ये जहर नहीं हो सकता, क्योंकि वो नया नया सरदार बना, उसका कत्ल करवा के ये लोग बुरी तरह फंस सकते हैं। फिर ये क्या चीज़ हो सकती है? गिलास हाथों में थामे पुरसोच नज़र गिलास पर टिकाए सोचा और इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर बोतल ढूंढी तो साइड पर एक बोतल पड़ी नजर आई। उसे बाहर जाकर अच्छे से धोकर वापस आया और जग वाला पानी इसमें डाला। मोबाइल निकालकर किसी को मैसेज करने की कोशिश की, मगर मैसेज सेंड न होने पर बाकी का पानी नीचे ज़मीन पर फेंककर कदम बाहर की जाने बढ़ाए। युमान शाह जल्द से जल्द हवेली पहुंचकर पता लगवाना चाहता था कि इस पानी में क्या चीज़ मिलाई गई, मगर वो अनजान था कि हवेली जाना उससे सब कुछ छीन लेगा। वो जो समझ रहा था कि वो नशे या जहर को निकाल चुका है, मगर नहीं जानता था कि वो उसके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गया है। तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ते युमान शाह अपने रूम में दाखिल हुआ। इस दौरान युमान शाह को अपने सर में दर्द की टेसें महसूस होने लगी। कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक किया और कबर्ड से अपना बैग निकाला। ड्रेसिंग टेबल से सामान हटाकर बैग से निकाला सामान रखा। एक छोटी सी कांच की बोतल में कोई महलूल डाला और उसमें बोतल में मौजूद पानी के चंद कतरे डालकर हिलाया तो कुछ देर बाद पानी सुर्ख रंग में तब्दील हो गया। ये कोई जहर नहीं है, फिर कोई नशा वगैरह, मगर मामूली नशा तो नहीं हो सकता। ओह शिट! कुछ याद आने पर युमान शाह ने अपना सर पकड़ लिया और भागकर कमरे का दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके उसके आगे सोफ़ा घसीट कर रखा। खिड़की को अच्छे से बंद करके अपना मोबाइल निकाला। उफ, मतलब ये मेरे दिमाग और हवासों को कंट्रोल करेगा। मोबाइल पर नेटवर्क ना देख युमान शाह का दिल किया सब तहस नहस कर दे। मेरी बात सुनो, जब भी तुम ये मैसेज देखो मेरे लिए अटेंडेंट लेते आना। मैं नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूँ, मगर इस वक्त मेरा रूम से निकलना खतरे से खाली नहीं। मेरे पूरे जिस्म में नशा फैलता जा रहा है। मैं इसके बारे में सुना था अपने लास्ट केस में। इसे अभी कोई नाम नहीं दिया गया था, मगर इसके रंग के बायस इसे रेड कलर ड्रग कहते हैं। कुछ ही लम्हों बाद मैं अपने आप में नहीं रहूँगा। ये मेरे दिमाग और दिल को काबू करेगा। फिर वो होगा जो ये नशा जाएगा। मैं बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी बन जाऊँगा। यह नशा इंसान की ताकत को नेगेटिविटी में बदल देता है। इसके बारे में सर्च करो और जल्द एंटीडोट लेकर पहुंचो। ड्रेसिंग टेबल के मिरर में नजर आती अपनी शहद रंग आंखों को खून छलकाते देख दबे दबे लहजे में घर आकर कहा और अपने दर्द से फटते सर को थाम कर नीचे बैठता चला गया। या अल्लाह! उरू अपने फटते सर और जिस्म में उठती दर्द की टेसों को बामुश्किल बर्दाश्त करते जब से आंखें मीच ली। नशा आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में सरायत करता जा रहा था। तुम्हारी टीम तैयार है? ड्रैगू के सवाल पर सामने खड़े शख्स ने इस बात में सर हिलाया। मेरे जाने के 20 मिनट बाद तुम अपनी टीम के साथ पहुंच जाना। ड्रैगू ने अपनी बात कहकर कदम अपनी बाइक की जानिब बढ़ाए और अपनी ब्लैक बाइक को जन से वहां से भगा ले गया। एक मदरसे की बैक साइड पर रुककर ड्रैगू ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। ब्लैक कलर की पैंट के साथ ब्लैक हुडी पहने, चेहरे पर ब्लैक मास्क जिस पर ड्रैगू की तस्वीर बनी हुई थी, कमर पर पहने बैग को सीधा करके उसमें से एक चेन निकाली जो देखने में एक लोहे नुमा लंबी सी वायर थी जो 2 इंच मोटी थी, जिसके दरमियान में कील नुमा दांत बने हुए थे। अपने दोनों हाथों में उसे लपेट कर कदम आगे बढ़ाए और मदरसे की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ बैक साइड पर 3 गार्ड कुर्सियों पर बैठे हुए थे। ड्रैगू दबे कदमों से उनकी जानिब बढ़ा और फिर इन तीनों को समझने का मौका दिए बगैर अपनी जानिब पीट किए बैठे गार्ड की गर्दन में वो वायर डालकर दबाव डाला तो इस गार्ड को अगली सांस लेने का मौका भी नहीं मिला, जबकि सामने बैठे नशे में धुत गार्ड्स आंखें फाड़े इस मंजर को देख रहे थे और फिर सेकंड्स में इन्हें मौत के घाट उतारकर कदम अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ाए तो नज़र आने वाले मनाजिर को देख गुस्से से शरियानें फटती हुई महसूस हुई, क्योंकि वहाँ हर उम्र के बच्चे को, बूढ़े बुजुर्ग और मर्दों को जंजीरों से बांधा हुआ था। वहाँ पहरा देने वाले गार्ड्स को मौत की नींद सुलाकर वापस आया और उन्हें अपने कंधे पर डालकर किसी को मैसेज किया। ओके का मैसेज रिसीव हुआ तो कुछ ही देर में 5 नकाबपोश वहाँ आए, सर के इशारे से सलाम किया और इन लाशों को उठाए खामोशी से वापस चले गए। ड्रैगू ने कदम मेन गेट की जानिब बढ़ाए और गेट खोला तो सामने मौजूद शख्स को देख वापस पलट गया और दीवार चढ़कर दीवार के आगे लगे दरख्त की आड़ में छुप गया। जैसा कि नाजरीन आप लोग देख रहे हैं इस मदरसे नुमा अकूबत खाने को, जहाँ मासूम बच्चों को सड़कों से ये कहकर लाया जाता है कि इन्हें इस्लाम की तालीम दी जाएगी, अच्छे भले शख्स को वर्गला कर यहाँ लाया जाता है कि उसका इलाज किया जाएगा, लोगों की नज़रों में इसे नशई साबित किया जाता है।
और यहाँ इलाज होने की बजाय इन मासूम बच्चों, मर्दों, यहाँ तक के बुजुर्गों से काम लिया जाता है। इन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता है और मदरसे के नाम पर चलने वाले इस गैर कानूनी इदारे के पीछे ड्रग्स का काम होता है। इन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाकर ज़बरदस्ती इन लोगों से खिलौनों में ड्रग्स भरवाए जाते हैं और फिर इन्हें आगे स्मगल किया जाता है। आइए पूछते हैं इन बाबा जी से कि ये कब से यहाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, बताइए कितना अरसा हो गया है आपको यहाँ और किस तरह आपको यहाँ लाया गया। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, 10 साल हो गए। मैं बड़ा अमीर बंदा सा, मेरे भाई ने दौलत वास्ते मैनू ਇੱਥੇ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैं पागल हाँ, मैं रिश्तेदार सारे पागल समझते। ਇਹਨਾਂ ने पैसे लेते मेरे पढ़ा कोलू, मैनू बचा ले पुत्र, बड़ा मारदे ने। बाबा जी के हाथ जोड़कर कहने पर एंकर की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या आप सब इसी वजह से यहाँ हैं? नहीं भाई, कुछ लोगों को उनके घर वाले ज़बरदस्ती यहाँ नशे के इलाज की नीयत से छोड़ गए और पढ़कर पूछा नहीं। कुछ मासूम बच्चे हैं जो मदरसे पढ़ने आते हैं और उन्हें घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता और फिर कहा जाता है कि उसका बच्चा भाग गया। हम पर यहाँ बड़ा जुल्म होता है जी, छोटी छोटी बात पर डंडों से मारा पीटा जाता है जी। यहाँ बाहर एक हौज़ बनाया जिसके ठंडे पानी में हमें दिन में 5 बार ज़बरदस्ती खुले आसमान तले नहलाते हैं और वही पानी हमें पीने के लिए दिया जाता है। तो देखिए नाजरीन, आप लोगों से इल्तिजा है कि जब अपने किसी प्यारे को नशे से निजात या किसी बच्चे को दीन की तरबियत के लिए किसी अदारे में छोड़िए तो इस बात की यकीन दहानी कर लें कि वो इदारा रजिस्टर्ड है भी या नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में इस तरह के बहुत से इदारे हैं जहां आप अपने बच्चों को तलीम व तरबियत के लिए छोड़ के बेफिक्र तो हो जाते हैं, मगर असल में आप उनसे ज़िंदगी छीन कर इस तरह के जहन्नुम नुमा अक़ूबत खाने के अंधेरों में छोड़ देते हैं। एंकर अभी भी कुछ कह रहा था मगर ड्रैगू ने सर झटक कर दीवार फलांगने और कदम अपनी बाइक के जाने बढ़ाए। घड़ी पर वक्त देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। हेलमेट पहनकर बाइक स्टार्ट की और सुनसान सड़क पर धूल उड़ाता पल में गायब हो गया। ये केस ड्रैगू का नहीं था, मगर उससे रिक्वेस्ट आई थी कि इन लोगों की मदद की जाए, क्योंकि वो जितनी बार भी इस मदरसे पर गए हैं उन्हें रोक दिया गया और मदरसे वालों के साथ पुलिस की सपोर्ट होने के बावजूद वो अंदर तक नहीं जा सके। इसीलिए बच्चों के बारे में सोचकर ड्रैगू ने फ़ौरन हाँ कह दी और अब इन सब को अंजाम तक पहुँचा कर वो पुरसुकून होता वहाँ से निकलता चला गया। अरूप बेड पर लेटे छत को घूरते सरगोशी से भी कम आवाज़ में अरूप को पुकारा और दुखते सर को थाम कर उठा बैठा। नज़रें सामने दरवाजे पर गई तो नफ़ी में सर हिलाया। नहीं यमान शाह नहीं, अपने सर को बुरी तरह झटकते चला कर कहा, मगर दिलो दिमाग पूरी तरह बस से बाहर होते महसूस हो रहे थे। लड़खड़ाते कदमों से उठकर कदम दरवाजे की जाने बढ़ाए। आंखों के पर्दे पर लहराता अरूप शाह का चेहरा दिल में हलचल मचा रहा था। एक ही झटके में सोफे को पीछे धकेलते हुए दरवाज़ा खोलना शुरू किया। अरूप अभी रूम में आकर बेड पर बैठी ही थी कि दरवाजे पर मुसलसल होती दस्तक को सुनकर जल्दी से दरवाजे की जाने बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अपने सामने यमान शाह को बिखरे उली और सुर्ख आंखों को देख दिल एक लम्हे को रुका। मान, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? आगे बढ़कर फिक्रमंदी से यमान शाह के चेहरे से पसीना अपने हाथों से साफ करते हुए इस्तफार किया, मगर यमान शाह ने कोई जवाब देने के बजाय अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। एक ही झटके में अरूप को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया। नहीं ठीक, मैं प्लीज़ अरूप मेरे पास रहो ना, मुझे खुद को महसूस करने दो। आई प्रॉमिस मैं हर्ट नहीं करूँगा। अरूप की पुश्त दरवाजे से लगाते अपने होंठों का लम्स जा बजा अरूप की गर्दन पर छोड़ते बोझल लहजे में सरगोशी की तो अरूप को अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट महसूस हुई। यमान शाह के दागते जानलेवा शिद्दत भरे लम्स को महसूस करके हथेलियाँ पसीने से भीग गई। मान प्लीज़ मेरी बात सुनो, क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह क्यों हुलिया बनाया हुआ है? मान शाह की शिद्दतों को नज़रअंदाज करके एक बार फिर फिक्रमंदी से पूछा तो अरूप की बात पर यमान शाह की आंखों का रंग सरत में बदला। चेहरे पर खून ख्वार तासुरात सजाए अरूप की गर्दन को अपनी आहनी गिरफ्त में दबोचा। मसला क्या है? मेरी मर्जी, जो मर्जी करूं। अगर अब ज़बान चली तो अंजाम की जिम्मेदार तुम होगी। अरूप को बाहों से घसीट कर नीचे ज़मीन पर धक्का देते हुए घरा कर रखा और एक ही झटके में अपनी शर्ट के बटन खोलते शर्ट नीचे ज़मीन पर फेंकी, जबकि अरूप फटी फटी आंखों से यमान शाह के स्वरूप को देख रही थी। तो तुम नशे में हो मान? आंखों में बेयकीनी लिए टूटे फूटे अल्फाज अदा किए तो यमान शाह ने टेबल को ठोकर मारी तो टेबल पर पड़ा डेकोरेशन पीस नीचे गिरकर न जाने कितने टुकड़ों में बिखर गया। हाँ किया है नशा मैंने। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाले? अगर एक बार भी कोई फजूल बकवास की तो जान से मार दूंगा। रूप के चेहरे को अपने हाथों में दबोचते हुए धाड़ते हुए कहा और कंधों से धक्का देकर ज़मीन पर गिराकर अरूप पर झुकाया।
अरूप के होंठों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते अपनी शिद्दत निशावर करने लगा तो युमान शाह के इस कदर जारहाना अमल पर अरूप बिन पानी की मछली की तरह तड़प गई। युमान शाह के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलना चाहा, मगर नाकाम होती बेबसी से फूट फूट कर रोने लगी। अरूप के आंसू अपने चेहरे पर महसूस करके युमान शाह ने पीछे होकर अरूप के सुर्ख पड़ते चेहरे और आंसुओं से भरी आंखों को देखा। नजरें आंखों से फिसलती होंठों पर आई तो दिल धक से रह गया। होंठों पर लगे खून और अपने दिए गए जख्म को युमान शाह ने खाली खाली नज़रों से देखा। अरू, मेरी ज़िंदगी, आई डोंट वांट टू डू दिस बट, खोए खोए लहजे में कहता। अभी वो बात मुकम्मल करता कि अरूप ने एक ही झटके में युमान शाह को खुद से परे धकेला। इस अमल से कंधे पर दर्द की शदीद लहर दौड़ गई। अरूप की लापरवाही के बाद जख्म काफ़ी ख़राब हो चुका था, जिसके बाइस कंधे को काफ़ी इफेक्ट हुआ था। मैंने तुमसे मोहब्बत की मां, तुम पर भरोसा किया, तुम्हें खुद से ज़्यादा चाहा। सर पर माँ बाप नहीं है मेरे, अगर इसी डर से तुम्हारे साथ अभी रिश्ता नहीं बनाए कि लोग मुझे या कल को मेरी औलाद को ताने ना दे, तो इसका मतलब तुम ये करोगे मेरे साथ? दबी दबी आवाज़ में रोते हुए चिल्लाकर कहा, क्योंकि उसे डर था कि साथ वाले कमरे में मौजूद हयात या मौसम उसे और यमान शाह को इस हालत में ना देख लें। वो नहीं चाहती थी कि यमान शाह के किरदार को कोई गलत समझे, मगर जो यमान शाह उसके साथ नशे की हालत में करने का इरादा रखता था, अरूप वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बीवी हो मेरी, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, इधर आओ मेरे पास, वरना मैं आया तो बुरा होगा। सुन होते दिमाग और बंद होती आंखों को बामुश्किल खोलकर सख्त लहजे में कहा तो अरूप ने नफरत से सर झटका और यमान शाह को धक्का देकर बाहर निकलना चाहा, मगर अरूप का ये अमल यमान शाह के गुस्से को हवा दे गया। अरूप की कलाई को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते बेदरीक दो थप्पड़ अरूप के चेहरे पर मारे। यमान शाह के इस अमल पर अरूप के कान साए साए करने लगे। वो यमान शाह से किसी भी चीज़ की उम्मीद कर सकती थी, मगर हाथ उठाने की नहीं। अरूप को नहीं पता चला कि कब यमान ने घसीट कर उसे बेड पर धक्का दिया और कब उस पर झुका। मेरी प्यारी बीवी, अरूप के कान की लौ पर लब रखते हुए यकसर बदलते हुए अंदाज में कहा तो अरूप होश में आई। एक बार फिर यमान शाह को धक्का देकर साइड लैंप हाथ में थामा। मैं मार दूंगी यमान शाह, अगर तुम ना गए मैं सच में मार दूंगी, रोते हुए चिल्लाकर कहा। मगर यमान शाह को ढीठों की तरह खड़े देख दिल खून के आंसू रोने लगा। तुम खो दोगे मुझे मान, ये मत करो प्लीज़, एटलीस्ट हमारे रिश्ते को नशे की नज़र मत करो, इल्तिजाइया लहजे में कहते हाथ से लैंप नीचे फेंका। वो चाह कर भी यमान शाह को तकलीफ़ नहीं दे सकती थी। चाहे यमान शाह को अरूप शाह से पहले मोहब्बत हुई थी और अरूप शाह इस एहसास से बहुत देर बाद रोशनास हुई थी, मगर यमान शाह की मोहब्बत अब अरूप शाह की रगों में खून की मानद सरायत करने लगी थी। वो मन्नत कर सकती थी, मगर उस पर हाथ नहीं उठा सकती थी। अब दिल की इस कदर बेवफाई पर धाड़े मार मार कर रोने का दिल चाहा। अपनी मोहब्बत से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। झूठ, तुम झूठी हो, तुम बहुत झूठी हो, तुम मेरी हो, कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, आगे बढ़ते करख्त लहजे में कहते अरूप को बेड पर धक्का दिया। अरूप के गले से दुपट्टा उतार कर अरूप की मज़ाहमत करते हाथों को सख्ती से बांधा। मुझे तुमसे इश्क है मान, मगर इसके बाद मैं तुम्हें नफ़रत भी नहीं कर पाऊँगी। खुद पर झुके यमान शाह के सीने पर अपने बंधे हाथ रखते हुए नम लहजे में कहा तो यमान शाह का हाथ एक बार फिर उठा और अरूप के चेहरे पर अपना निशान छोड़ता चला गया। कहा था ना, बकवास ना सुनूं मैं, मुझसे सिर्फ मोहब्बत करोगी तुम, जो मैं कहूँगा वही करोगी तुम, घुरा के कहते अरूप के होंठों पर शिद्दत से झुक गया। कमरे की फ़ज़ा में अरूप की घटी घटी चीखों सिसकियों के साथ यमान शाह की तेज़ चलती सांसों का शोर बरपा था। गुजरती रात के साथ यमान शाह की वहशतों में इजाफा ही हुआ था, जिसे वह अरूप के जिस्म पर उतारता। अरूप शाह की मोहब्बत उसके मान को रोनता चला गया। मौसिम चौधरी डेरे के करीब पहुंचा तो दिन चढ़ आया था। लोग फजर पढ़कर घरों की तरफ जा रहे थे। तेज़ कदम लेता दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होकर कपड़े चेंज किए और दरवाज़ा खोलकर दूसरे कमरे में मौजूद की स्टैंड से चाबियां पकड़ने आया, मगर अंदर का मंजर देख पल को साकित हुआ, क्योंकि मौसिम चौधरी के पलंग पर एक औरत नीम बरहना हालत में लेटी तड़प रही थी। अपनी नज़रों का जाविया सरहद से पढ़कर चादर उतारकर औरत की तरफ बढ़ा। बिन देखे इस औरत के वजूद को ढांपा। डेरे पर किसी का आना नामुमकिन था, मगर ये मामला औरत का था, और औरत भी जो ऐसी हालत में थी, उसकी हालत चीख चीख कर उसके साथ हुई बर्बरियत को वाज़ह कर रही थी। किसने किया है ये? कौन लाया है तुम्हें यहाँ? औरत की तरफ देखे बिना पूछा तो वो औरत हिचकियों से रोने लगी। मेरा पर्दा रख लो, मुझे बचा लो, औरत ने मौसिम चौधरी के हाथ को थामते हुए कहा। इससे पहले कि मौसिम चौधरी कुछ कहता कि बाहर से शोर की आवाज़ सुनकर दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए, मगर सामने गांव वालों को देखकर वो सारा मामला समझ गया। ये देखो, मैं कह रहा था ना कि ये शख्स सरदार बनने के लायक नहीं है। मैंने खुद इसे लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखा है, और कल रात मैंने मौसिम चौधरी को इस औरत को ज़बरदस्ती डेरे में लाते हुए देखा, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आसिम चौधरी के मुलाजिम की आवाज़ पर मौसिम चौधरी ने मुठ्ठियाँ भींची।
ये जो कह रहा है क्या वो सच है? सलाउद्दीन साहब जो इन लोगों के दरमियान खड़े थे, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। तो मोहसिन चौधरी ने बिना जवाब दिए कदम आसिम चौधरी के मुलाजिम की जानिब बढ़ाए और बिना उसे समझने का मौका दिया उसकी गर्दन को अपने हाथों में दबोचा। बकवास कर रहा है, ये सब चाल है इसकी, जान से मार दूंगा इसे आज मैं। शेर की सी धार लिए घरा कर कहा तो सब ने 2 कदम पीछे लिए। ये सच कह रहा है, मेरे साथ जुल्म करने वाला मोहसिन चौधरी है। पीछे से आती नुस्वानी आवाज़ पर मोहसिन चौधरी झटके से पलटा। इस औरत की बात पर आंखों में खून उतरा। मुझे इंसाफ चाहिए सरदार, आपका बेटा गुनाहगार है मेरा। सलाहुद्दीन साहब के कदमों में झुकते रोते हुए कहा तो उन्होंने लब भींचे। अपने बेटे के किरदार से बाखूबी वाकिफ थे, मगर जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी थी, गांव के इतने लोग जमा थे और वो एक औरत को इस तरह धुतकार भी नहीं सकते थे। इंसाफ होगा, या तो इस जुर्म पर मोहसिन चौधरी को पत्थर मारकर संसार किया जाएगा या फिर उसे इस औरत से शादी करना होगी। आसिम चौधरी के वालिद अरशद चौधरी की आवाज़ पर मोहसिन चौधरी ने गुस्से से मुठ्ठियां भींची। इंसाफ होगा और बिल्कुल होगा, कानूनी कार्रवाई के साथ होगा, और जब हकीकत सामने आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर्द लहजे में घरा कर कहा और कदम इस औरत के जाने बढ़ाए। ये औरत मेरे साथ हवेली चलेगी और कोई एतराज़ नहीं करेगा, वरना यही ज़मीन में गाड़ दूंगा, धाड़ते हुए कहा। तो अर्शिद चौधरी आगे बढ़ा। हम कैसे इस लड़की को तुम्हारे साथ भेज दें? तुम पहले उसके साथ जुल्म कर चुके हो, क्या पता फिर तुम पर शैतान हावी हो जाए। अर्शिद चौधरी के तंजिया लहजे पर मोहसिन चौधरी ने खून ख्वार नज़रों से उसे घूरा। इंसाफ होगा ना? अगर मुजरिम हुआ तो शादी करूंगा मैं इसके साथ, ये ज़बान दे रहा हूँ मैं, और एक सरदार कभी अपनी ज़बान से नहीं मुकरता, तो अब किसी को मसला नहीं होना चाहिए। घर आकर कहता बिना इस औरत के रोने धोने की परवाह किए उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में लाकर बिठाया। आज असर के बाद पंचायत बैठेगी, गांव में ऐलान कर दिया जाए। सलाहुद्दीन साहब के बात पर अर्शिद चौधरी ने हुंकारा भरा। गांव में ये बात जंगल में आग की तरह फैली थी। ये मौत के मोहसिन चौधरी ने अपनी सरदारी के आड़ में एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी। ये खबर जैसे ही हवेली पहुंची, हयात को अपने पाँव से ज़मीन निकलती महसूस हुई। उसे अपने मोहसिन पे यकीन था, मगर पंचायत ने जो फैसला बताया था उसे सोच सोच कर जान हलकान हो रही थी। हयात ने तो डेरे पर जाना चाहा, मगर नूर बेगम ने ज़बरदस्ती रोक दिया। मुकर्रम शाह तो डेरे चले गए थे और शाइस्ता बेगम नूर और हयात के पास बैठी थी। उन्होंने अरूब और यमान शाह को उठाने का कहा तो नूर बेगम ने मना कर दिया कि बच्चे थके हुए आए हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं उठाने की। वैसे भी अभी सुबह के 6 ही बजे थे। इन सबको तो वैसे भी गांव में सवेरे उठने की आदत थी, तो शाइस्ता बेगम ने भी उन्हें उठाना ज़रूरी नहीं समझा। हवेली का गेट खुला तो मोहसिन चौधरी की कार आकर सेन में रुकी, तो नूर बेगम जल्दी से उठकर बाहर की जाने पड़ी। निकलो बाहर। मोहसिन चौधरी की गरजदार आवाज़ पर उस औरत ने अपना हलक तर किया और कार से बाहर निकली तो मोहसिन चौधरी ने उसका बाजू आहिनी सख्त गिरफ्त में लिया और तेज़ तेज़ कदम बरामदे की जाने बढ़ाए। हयात जो रो रोकर नूर बेगम के कमरे में लेटी घनूदगी में चली गई थी। नूर बेगम और शाइस्ता बेगम के उठने पर हड़बड़ा कर उठी। पहले तो सोई जागी कैफियत में बैठी रही, फिर बाहर से आने वाले शोर को सुनकर बाहर की जाने भागी, मगर सामने मोहसिन चौधरी को इस औरत का बाजू पकड़े अंदर लाते देख कदम वही मुंजमद हो गए। आंखें साकत सी मोहसिन चौधरी के हाथ पर टिकी हुई थी। माँ जी, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता ये औरत आपकी जिम्मेदारी है, कपड़े दे इसे। बरामदे में दाखिल होकर सर्द लहजे में कहा और इस औरत को नूर बेगम की जानिब धक्का दिया। दिल तो चाह रहा था यहीं जिंदा दफन कर दे, जिसने इल्ज़ाम लगाते हुए अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। जिंदा तो नहीं, मगर बेगुनाह साबित होने के बाद वो जो हाल करने वाला था वो जिंदा दफन करने से भी बुरा था। नज़रें नूर बेगम से होती सीढ़ियों के करीब आंखों में आंसू लिए खड़ी हयात पर गई, जो कल वाले कपड़ों में बिखरे हुई और सुर्ख सूजी हुई आंखों से मोहसिन चौधरी की तरफ ही देख रही थी। ठीक है पुत्र, अल्लाह तेरी हिफाजत करे और तुझे इस मुसीबत से सुरखरू करके निकाले। उस औरत को मुलाजमा के साथ अपने कमरे में भेजते हुए कहा तो मोहसिन ने सर को खम दिया। हयात को था कि नूर बेगम इस औरत को वापस भेज देगी, मगर इस औरत को नूर बेगम के कमरे में जाता देख दिल बुरी तरह दुखा और पलटकर तेज तेज कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर की जानिब कदम बढ़ाया। हयात को ऊपर जाते हुए देख मोहसिन ने चिल्लाकर उसे पुकारा, जो बिना कोई जवाब दिए रोते हुए ऊपर जा चुकी थी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ माँ जी। नूर को जवाब देकर एक साथ 2-2 सीढ़ियाँ फलांगते ऊपर पहुंचा। हयात के दरवाज़ा बंद करने से पहले ही मोहसिन ने दरमियान में अपना पाँव रख दिया। नज़रें सामने रो रो कर हलकान होती हयात के सुर्ख चेहरे पर टिकी हुई थी, जो पूरा जोर लगाकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रही थी। जो जाइए यहाँ से, मैं मुझे आपसे बात नहीं करनी। दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करते रोते हुए चिल्लाकर कहा तो मोहसिन चौधरी ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। एक ही झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके वॉशरूम की तरफ भागती हयात को पीछे से अपने हसार में लेकर जकड़ लिया। मगर मुझे अपनी बीवी से ही बात करनी है और बात किए बगैर कहीं नहीं जा रहा मैं, और ना ही तुम कहीं जा रही हो जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल ना कर लूँ।
अपने हसार में मचलती। हयात को काबू करते हुए सख्त लहजे में कहा तो मोहसिन के लहजे पर हयात ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, जिस पर मोहसिन चौधरी ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। हयात को अपने सीने में भिंचे वैसे ही रोने दिया। जब हयात का रोना हिचकियों में तब्दील हुआ तो मोहसिन चौधरी ने नरमी से उसका रुख अपनी जानिब किया और हयात को बाहों में उठाकर बेड पर आकर बैठा। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने हयात, और किस कदर लापरवाह हो तुम। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा, और इस तरह रोकर मुझ पर क्यों जुल्म कर रही हो। अपने हाथों के प्याले में हयात के चेहरे को भरकर डपटने वाले अंदाज में और आखिर में नरम लहजे में कहा तो हयात के होंठों से सिसकी निकली। आंखें सख्ती से मीचकर खुद को मोहसिन चौधरी की नज़रों से बचाने की कोशिश की। आप उसे क्यों घर लाए सम, उसे निकाले यहाँ से, वरना मैं उसका और आपका कत्ल कर दूंगी। मोहसिन चौधरी के सीने पर नाजुक हाथों से मुक्के बरसाते हुए कहा तो मोहसिन ने जबड़े भेजकर हयात को ज़बरदस्ती अपने हसार में लिया। कत्ल तो जाने मोहसिन, तुम मेरा बहुत पहले कर चुकी हो, और बंदा तो कब का तुम्हारी अदाओं और तुम्हारी मोहब्बत में ढेर हुआ पड़ा है। हयात के बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाते हुए शोख लहजे में कहा। मकसद सिर्फ हयात को इस बात से दूर रखना था। मोहसिन जानता था कि यह नामुमकिन सी बात है, ना ही वो उसे खुद से कुछ देने के लिए दूर भेजने का हौसला रखता था, वरना यमान शाह के साथ शहर भेज देता, और ना ही उसे इस मसले की वजह से रोता हुआ या परेशान देख सकता था। अब जो भी था वो हयात को भी मोहसिन चौधरी के साथ यहीं रहकर फेस करना था, मगर इन सब के दौरान जो वो कर सकता था वो था हयात को रिलैक्स करना, उसे अपनी मोहब्बत का मान बख्शना, उसे अपने साथ का यकीन दिलाना। मोहसिन चौधरी अगर पंचायत ने इस औरत से शादी का कहा तो मोहसिन चौधरी के सीने में चेहरा छुपाते तड़प के सवाल किया तो मोहसिन ने सख्ती से हयात को खुद में छुपाने की कोशिश की। मैं जान से ना मार दूँ उसे, मोहसिन चौधरी सिर्फ हयात का है, इसके बाद तो वो खुद का भी नहीं, तो तुम्हारे होते हुए किसी और का कैसे हो सकता है। हयात की कमर को सुलाते हुए सर लहजे में कहा तो हयात ने तमानियत से आंखें मूंदकर अपना हसार मोहसिन चौधरी के गिर्द बांधा। मैं मर जाऊंगी सम, मैं नहीं देख सकती किसी और के साथ आपको, प्लीज़ उसे भेजिए यहाँ से। चौधरी की जिंद जान, चौधरी सिर्फ अपनी हयात का है, मगर तुम्हें मेरी किसी बात की परवाह नहीं हयात। दुपट्टा मैं सर से उतारने से मना करता हूँ, और यहाँ सरिये से गायब है दुपट्टा। मोहब्बत लुटाते लहजे में सरगोशी करते आखिर में डपटा तो हयात को अपनी लापरवाही का एहसास हुआ। गाल शर्मो हयात से दहक उठे। मोहसिन का सहार तोड़कर पीछे होना चाहा, मगर मोहसिन चौधरी ने ऐसा करने ना दिया। हयात की थोड़ी अपनी 2 उंगलियों से थामकर हयात का चेहरा अपने रूबरू किया। मुझ पर यकीन है ना हयात, या तुम्हें भी लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। लहजे में छुपे डर को हयात ने अपनी रूह तक महसूस किया। तड़प कर मोहसिन चौधरी के संजीदा चेहरे को देखा। आप ऐसा पूछ भी कैसे सकते हैं सम, मुझे आप पर यकीन है, और इसी यकीन की वजह से मैं आपके पास हूँ। आप मुहाफिज तो हो सकते हैं मगर लुटेरे नहीं। मैं गलत हो सकती हूँ, मैं गलतियाँ करती भी हूँ, मगर मेरा मोहसिन गलत नहीं हो सकता। मुझे खुद से ज़्यादा आप पर यकीन है सम। नम मुस्कुराती आंखों से मोहसिन चौधरी को देखते हुए कहा तो मोहसिन चौधरी को अपने रगों पे में सरशारी सरायत करती महसूस हुई। जितनी आग इस औरत के अल्फाज और अपने बाप के सवाल करने पर दिल में लगी थी, हयात के एतबार बख्शने पर हयात के इन मान भरे अल्फाज ने इस आग पर ठंडी फुआर का काम किया था। हयात का चेहरा अपने हाथों में भरकर पूरी शिद्दत से हयात के कपकपाते गुलाबी होंठों पर झुकाया। अपना बाजू हयात की कमर के गिर्द लपेटकर हयात को अपने सीने पर गिराकर पीछे तकिए पर सर टिका दिया। हयात की तेज़ चलती सांसों को अपनी सांसों से उलझा कर कतरा कतरा खुद में अंडेलते मोहसिन चौधरी हर फिक्र को भूल चुका था। हयात के नर्म नाजुक लबों का लम्स हवासों पर छाता जा रहा था। हयात की बिखरी सांसों और बिगड़े तनफ्फुस को महसूस करके मोहसिन चौधरी ने मुस्कुराते हुए अपने लब नरमी से हयात के लबों से जुदा किए तो हयात ने गहरे सांस भरते अपना सर मोहसिन चौधरी के सीने पर टिका दिया, जबकि मोहसिन चौधरी का दिलकश कहका रूम की फिजा में गूंजा था। चौधरी की जान, ऐसी बातें करके मेरे दिल में हलचल मचा देती हो। मैं तो पहले ही दिलो जान से अपनी सरदारनी पर फिदा हूँ, क्यों इस मामले को और जानलेवा बना रही हो। हयात की पीठ को सुलाते हुए शोख लहजे में सरगोशी करके अपने लब हयात के कान की लो पर रखे, फिर हयात को समझने का मौका दिए बगैर उसे बाहों में भरकर कब्र के करीब लाकर ज़मीन पर खड़ा किया। मेरा दिल नहीं कर रहा चेंज करने का, आप दुपट्टा निकाल दें इसमें से बस। मोहसिन चौधरी को अपने लिए कपड़े निकालता देख हयात ने मुनमुना कर कहा, और दुपट्टा उसे याद आया कि वो शायद नूर बेगम के रूम में रह गया था जब वो भागते हुए बाहर आई थी, इसीलिए मोहसिन को सिर्फ दुपट्टे के लिए कहा। मगर मोहसिन चौधरी हयात की बात को इग्नोर करता अपनी पसंद से पिंक कलर के ड्रेस को निकाल चुका था। 10 मिनट है हयात, फ्रेश होकर आओ। तुम मोहसिन चौधरी की बीवी हो, एक सरदार की बीवी। अगर किसी बात का दुख है, तकलीफ़ है, रोना है, मैं जिंदा सलामत तुम्हारे पास खड़ा हूँ। इस कमरे की 4 दीवारी में मेरे कंधे लगकर जितना रोना है रो लो। मेरे करीब आकर कमज़ोर भी पड़ोगी तो मैं समेट लूँगा तुम्हें।
मगर इस कमरे से बाहर तुम्हें किसी के सामने कमज़ोर पड़ता या रोता हुआ ना देखूं। तुम्हें मजबूत बनना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम सरदार की बीवी हो, इसलिए हयात कि तुम एक औरत हो। औरत का किरदार मजबूत और दिल मजबूत होना चाहिए ताकि वो हालात का मुकाबला कर सके। मर्द घर से बाहर जाता है तो अपने घर की हिफाजत और इज़्ज़त की हिफाजत औरत के हाथ में छोड़कर घर से जाता है। तो अगर औरत का किरदार मजबूत और दिल में हौसला नहीं होगा तो वो कैसे हिफाजत कर पाएगी। औरत की छोड़ो, अगर कमज़ोर मर्द भी हो ना तो लोग चूंटियों की तरह पाँव तले मसल कर आगे बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, ज़िंदगी मौत का भी कोई भरोसा नहीं। माँ बाबा या मैं शायद कभी तुम्हारे साथ ना हो, तुम्हारी हिफाजत ना कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम रोती धोती खुद को हालात और लोगों के रहमो करम पर छोड़ दो। तुम्हें मेरे लिए, मेरी इज्जत के लिए और कल को मेरी औलाद के लिए इन सब का मुकाबला हिम्मत से करना होगा हयात। अभी तो इस सफ़र का आगाज़ हुआ है, मैं नहीं जानता आगे चलकर हमारे लिए किस किस तरह की आजमाइश होंगी, मगर तुम्हें मेरा साथ देना होगा हयात। मैं वादा करता हूँ तुम पर आँच भी नहीं आने दूंगा, ज़माने की सर्दो गर्म हवा को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा, मगर मैं सिर्फ तुमसे ये चाहूँगा कि तुम कमज़ोर मत पड़ो। इस आजमाइश पर तुम्हारी आंखों में आंसुओं की बजाय होंठों पर दुआ होनी चाहिए। मेरा हौसला बनना, बाकी हालात का मुकाबला तुम्हारा चौधरी खुद ही कर लेगा, बस इसे तुम्हारे साथ और यकीन की ज़रूरत है। हयात के बाल कान के पीछे अड़सते मोहब्बत भरे लहजे में समझाया तो हयात की आंखें बेसाख्ता नम हुई। आपको मेरी उम्र भी लग जाए सम, आइंदा ये बात मत कीजिएगा। मैं हिफाजत कर सकती हूँ खुद की, कभी किसी के सामने कमज़ोर भी नहीं पड़ूंगी, मगर मैं किसी को आपके साथ सोच भी नहीं सकती। आप डांटे लड़िए कुछ भी कहें सम, मैं इस मामले में खुद को मजबूत जाहिर नहीं कर सकती, और जब भी मुझे रोना आएगा मैं कमरे से बाहर भी रोऊंगी, मगर आपके सीने लगकर, किसी और के नहीं, माँ जी के भी नहीं। आई प्रॉमिस, मैं ज़िंदगी भर आपके साथ रहूँगी, हमेशा आप पर यकीन भी करूँगी, मगर उस औरत को यहाँ से निकालिए जल्दी, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा सम, उसे सोचते सोचते मेरा दिल बंद हो जाएगा। सर मुतसिम चौधरी के सीने से टिकाकर बच्चों की तरह रोते हुए कहा। आखिर में अपनी बेबसी बयान करते मुतसिम चौधरी के कंधों पर मुक्के बरसाए तो हयात की आखिरी बात पर मुतसिम चौधरी की आंखों में खून उतर आया। मुतसिम ने गहरी सांस भरकर हयात को बाहों में उठाकर वॉशरूम का रुख किया। ड्रेस साइड पर लटका कर हयात को सिंक के करीब खड़ा किया और खुद उसकी पुश्त पर खड़ा हो गया। हयात की मजामत को किसी खातिर में लाए बगैर हयात के मुंह हाथ धो दिए। अब इज्जत से कपड़े चेंज करके बाहर आ जाओ, मेरा दिमाग तुम पहले ही अपनी बात से घुमा चुके हो, अब अगर रोना धोना डाला तो ये कपड़े मैं खुद चेंज करूँगा, सर लहजे में कहकर कदम वाशरूम से बाहर बढ़ाए तो हयात ने मुंह बसोर कर कपड़े चेंज किए। जब बाहर आई तो मुतसिम को वाशरूम की दीवार से टेक लगाए किसी गहरी सोच में गुम पाया। हयात की मौजूदगी को महसूस करके मुतसिम सर झटक कर आगे बढ़ा और हयात को ड्रेसिंग टेबल के आगे बिठाया। ब्रश पकड़कर हयात के बाल सुलझाना शुरू किए तो मुतसिम चौधरी की इस कदर मोहब्बत पर हयात ने अपने होंठ का किनारा दांतों तले दबाया, ड्रेसिंग टेबल के ड्रा से चूड़ियाँ निकाल कर पहनी और चेहरे पर लोशन और क्रीम लगाई। तब तक मुतसिम ने चुटिया करके लिपस्टिक उठाकर हयात को दी तो हयात ने झिझकते हुए पकड़कर होंठों पर लगाना शुरू की, जबकि मुतसिम चौधरी की संजीदा नज़रें खुद पर महसूस करके पूरे जिस्म में सुनसनाहट सी दौड़ गई। चलो नीचे, भूख लगी है, मुझे नाश्ता बना कर दो। हयात के तैयार होने पर अपने कपड़े लिए वॉशरूम घुस गया और वापस आकर हयात का हाथ थामते हुए कहा तो हयात ने अपने कदम मुतसिम चौधरी के साथ बाहर की जानिब बढ़ाए। तो ये थी दूसरी एपिसोड और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये किस्त बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।